चलिए मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। ठीक है, हम लोग वीपीएच लाइन एलडीओ सर्किट में थे। कल मैंने बताया था कि एलडीओ सर्किट किस तरह से काम करता है और ये किस तरह से ऑपरेट होते हैं, सीपीयू इसे किस तरह से इनेबल करता है। सीधी सी है कि यहाँ से हमारी जो मैंने बताया था कि आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे आते हैं और यहाँ से ये वोल्टेज आपकी इस पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि जो पॉइंट जहां से स्टार्ट होगा और जहां पे वो जाएगी वहां का दो नेम आपको बरोबर मिलेगा। स्कीमेटिक्स के यही रूल होते हैं कि जो एक पॉइंट से वो अगली पॉइंट से वो कनेक्शन जुटेगा उस पॉइंट की दोनों की नेम जो है वो इक्वली रहेंगे, यानी कि यहाँ की कनेक्शन वहां पे अटैच होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ देखिए HOUTP, तो ये HOUTP जो है यहाँ से कनेक्ट होंगे, यानी कि ये वोल्टेज यहाँ आएगा और ये चले जाएगा वाइब्रेटर की पॉइंट पे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसकी लाइट सेक्शन पे। लाइट सेक्शन किस तरह से हमारा काम करता है। लाइट सेक्शन शायद मैंने बताया था या नहीं बताइएगा, बताया था, मुझे जरा कंफर्म नहीं हूं। ओके, नहीं बताया था, चलिए ठीक है बताते हैं। देखिए चैट में, चैट को अब आप लोग बंद कीजिए। अब ये शेख इस्माइल जी कह रहे हैं कि मैं पावर ऐसी के बारे में बोला, वो कैसे एक्टिव होता है। तो ठीक है सर, पावर ऐसी को भी बताएंगे, थोड़ा सा सब्र तो धरिए सर जी। देखिए हमारा काम क्या होता है आप लोग अभी तक नहीं समझे हैं। हमारा काम ये है कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्कीमेटिक्स को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं। मैं ये कहने का मतलब है कि आप पहले ये समझिए कि स्कीमेटिक्स को किस तरह से पढ़ा जाता है, वो सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि मैं 2 3 4 5 6 अगर आईसी पे मैं आपको पढ़ा के दिखाऊं तो आप समझ जाएंगे कि स्कीमेटिक्स को किस तरह से रीड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि आपके मोबाइल मदरबोर्ड पे जितनी आईसी लगी हुई है और जितने सारे कंपोनेंट है, हर एक आईसी के बॉल एवं कंपोनेंट पे जाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप हर एक आईसी की हर एक बॉल को अगर आप डिफाइन करने में लग जाएंगे तो एक स्कीमेटिक्स में हमें 2 महीना लग जाएगा। ठीक है, तो हमारी, चलिए मैं अपना वीडियो बंद कर लेता हूं। ओके, तो इसीलिए मैंने बताया कि आप स्कीमेटिक्स को पढ़ने की तरीके को पहले समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद पावर ऐसी से भी आपको पता चल जाएगा कि कौन वोल्टेज कहां जाती है, सब पता चलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वीपीएच पावर आपको लाइट सेक्शंस पे लेके आता है। तो लाइट सेक्शन की प्रॉब्लम तो नेचुरली है, काफी सारे हैंडसेट में ज्यादा आने वाली ये तकलीफ है कि सबसे ज्यादा जो है लाइट, ग्राफिक्स, रिंगर, स्पीकर, माइक, डिस्प्ले, ये सब की प्रॉब्लम ज्यादातर मोबाइल में आते हैं गिरने की वजह से और पानी में जाने की वजह से। तो लाइट सेक्शन में तो एक हम आए वीपीएच पावर को ट्रेस करते हुए, और एक तरीका और है कि अगर हम स्कीमेटिक्स में कहीं भी कुछ, हमारी वॉइस अभी भी ब्रेक हो रहा है। हाँ, और किन्हीं को लग रहा है कि हमारी वॉइस ब्रेक हो रहा है। एमडी हबीबुल्ला जी, आपके तरफ से सर नेट का इशू होगा। ठीक है, सभी को सही जा रहा है। दोपहर वाली क्लास में भी सर आपको हमारी आवाज जो है दिक्कत लग रही थी एमडी हबीबुल्ला जी, तो कृपया करके आप भी अपने नेटवर्क को चेक कीजिए। होता है, हमारे तरफ से भी दिक्कत रहती है, बट सम टाइम, हमेशा नहीं। तो हमारी वॉइस ठीक है। तो नेटवर्क, सॉरी, ग्राफ, ये लाइट ऐसी जो है हमारे सेक्शंस में,
जैसे कि आपको ये मदरबोर्ड है, मैं सबसे पहले मदरबोर्ड का इमेज निकालता हूं। ठीक है, ये हमारे मदरबोर्ड का टॉप एंड बॉटम साइड है। दोनों साइड में मुझे नहीं मालूम है कि लाइट सेक्शंस की, चलिए लाइट की प्रॉब्लम है मोबाइल में, बट मुझे नहीं मालूम है कि लाइट आईसी कहाँ पे है मदरबोर्ड में। हमें ओनली फॉर लाइट सेक्शंस में काम करने हैं और हमें अपनी मोबाइल की शील्ड को वहीं ओपन करने हैं जहां हमारी लाइट सेक्शन हो। बाद बाकी मैं अपने मोबाइल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता कि जो सेक्शंस ओके भी है मैं वहां टच करने की कोशिश नहीं करता, आपको भी नहीं करने हैं। तो सबसे पहले क्या है कि चलिए ये तो रनिंग मॉडल है, थोड़ी सी है मॉडल तो सभी को मालूम होगा, बल मैं इस मॉडल की पर्सनली नहीं, सभी फोन को एक नजर में लेके बात करता हूं कि हमारे फोन्स की स्पेशल आईसी, जो स्पेशल आईसी है कि जो स्पेशल है, जैसे कि लाइट की, ग्राफिक्स की, चार्जिंग की, या फिर हमारे वाईफाई की, या फिर जो भी हो, पीएमआई एनीबॉडी, जो भी हमें एक सही लोकेशन चाहिए कि कहां पे है वो, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं कि हमें लाइट आईसी को रिपेयर करने हैं, लाइट की प्रॉब्लम है, तो हमें डायरेक्टली उस चीज को उस सेक्शंस पे जानने के लिए स्कीमेटिक्स की मदद से हम लोग किस तरह से पहुंचेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी जो है लेआउट को ओपन कर लेना है। ये हम कहीं भी रख रहे हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कहीं भी है, मुझे नहीं मालूम कहाँ है लाइट आईसी। ठीक है, मुझे नहीं मालूम है कहाँ है लाइट आईसी। ठीक है, ये इतनी सारी सेक्शंस है, मुझे मालूम नहीं है कहाँ है। इसको हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जीरो वाले पेज पे आ जाते हैं, फर्स्ट पेज पे, जीरो पेज पे। अब लाइट सेक्शन को पता करने के लिए आप सर्च बार में भी जा करके यहाँ बैकलाइट लिखेंगे। ठीक है, बैकलाइट लिखा और सर्च करेंगे, तो ये जहां भी बैकलाइट आपके सर्किट में होगा वो सारे सेक्शंस यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये बैकलाइट का ही एक पेज है, बैकलाइट। इसमें क्या है, बैकलाइट एलईडी ड्राइवर। ठीक है, उसके बाद है बैकलाइट एलईडी, यानी कि नीचे भी जो आपका एलईडी जलता है चार्जिंग एलईडी में। ठीक है, तो लाइट से संबंधित जो भी आपके सेट में होगा, चाहे वो एलईडी इंडिकेटर हो या बैकलाइट हो, वो सारे सेक्शंस आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें तो यहाँ बैकलाइट देखना है, तो ये बैकलाइट को आपने सर्च कर लिया शॉर्ट में कि हमें सिर्फ बैकलाइट ढूंढने हैं, आपने सर्च कर लिया। अब ये सर्किट हमारी मदरबोर्ड पे है, कहाँ है, इसकी नंबर को कॉपी कर लिए। अब आ जाएंगे लेआउट पे, क्योंकि ये हमारी तो मदरबोर्ड ही है, समझिए, तो वो बोर्ड ही है, बोर्ड का ही ये एक कॉपी है। अब यहाँ पे हम उस नंबर को पेस्ट कर देंगे। अब सर्च करेंगे, तो सर्च में ये हमें दिखा रहा है कि हमारा यहाँ जो चार ऑन ऑफ की जो पत्ते लगते हैं जहां, उसके नीचे वाले सेक्शंस में ये है। ठीक है, तो अगर हम बोर्ड पे आ जाएं तो ये इसके कहने का मतलब है यहाँ पे है, ये देखिए दोनों टेस्ट पॉइंट, और यहाँ पे, और ये हमारा ऑन ऑफ का, तो इस शील्ड के अंदर है। तो चलिए इस शील्ड को हम अपनी बोर्ड पे निकाले हुए हैं और हम आपको दिखाते हैं। मैं अपनी जरा माइक्रोस्कोप ऑन कर लेता हूं। ठीक है, ये देखिए सेम चीज है कि यहाँ टेस्ट पॉइंट है, यहाँ टच का, सॉरी, वॉल्यूम के चेक हैं, और यहाँ पे हमारा ये लाइट ऐसी लगी हुई है। हाँ, क्लास अभी शुरू हुआ है, 5 मिनट हुआ होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारी लाइट की ऐसी यहाँ लगा हुआ है।
तो यहाँ देखिए अब ये काम कैसे करता है, ये ऐसी कैसे काम करता है, इस चीज को समझना है। तो सिंपल सी बात है, शुरू से ही मैंने बताया है कि कोई सेक्शंस में आपकी प्रॉब्लम रहते हैं तो सबसे पहले किसी भी आईसी को टच करने से पहले हम उसकी इनपुट आउटपुट चेक करते हैं। इनपुट आउटपुट का मतलब होता है उसका इनपुट सप्लाई और उसके इनपुट सिग्नल और उसके बाद फिर उसकी आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, यही होता है उसका इनपुट आउटपुट। यानी कि किसी भी आईसी को चेक करेंगे तो सबसे पहले उसके आसपास सॉर्टिंग देखेंगे, उसके बाद उसकी इनपुट वोल्टेज देखेंगे, आखिर वोल्टेज उसे आएगा तभी तो वो आईसी वर्क करेंगे। ये सब चीज सही रहेगा तब फिर उसकी कम्युनिकेशन चेक करेंगे। कम्युनिकेशन मीन्स कि वो इनेबल हो रहे नहीं हो रहे, सीपीयू से ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सभी चीज सही रहता है। उसके बाद हम उसकी आउटपुट के लाइन की सॉर्टिंग चेक करते हैं, आखिर आउटपुट मान लिया जाए देगा और अगर आउटपुट लाइन में सॉर्टिंग रहेगा तो वो आउटपुट ग्राउंड हो जाएंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो सॉर्टिंग प्लस इनपुट आउटपुट को चेक करना है। अगर ये सब चीज सब सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो जाकर के फिर हम आईसी को चेंज करते हैं। क्योंकि आपको भी मालूम है कि किसी भी आईसी का मल्टीमीटर से कोई श्योर चेकिंग नहीं है कि आप मल्टीमीटर जिस हिसाब से रेजिस्टेंस कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं उस हिसाब से तो आईसी की चेकिंग नहीं है मल्टीमीटर से। हम तो उसे डायग्नोस और प्रॉब्लम की फॉल्ट के आधार पर हम उसे रिपेयर करते हैं, चेंज करते हैं, और उसको चेंज करने से पहले हम उसकी सारी वोल्टेज को चेक करते हैं, सभी कुछ सही रहने के बाद ही हम उसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे इस आईसी का काम करने का तरीका है कि सबसे पहले तो इसे देखिए वीपीएस पावर मिला है एक छोटी सी क्वाइल लगा करके। ठीक है, एक छोटी सी क्वाइल लगा करके इसको वीपीएस पावर मिला है। पहली क्वाइल, चलिए इसका देख लेते हैं पहली क्वाइल। चैट में ये आप आईसी के बगल में एलडीओ आईसी है जो कि वाइब्रेटर को काम करता है जी बिल्कुल, और वो बोर्ड पे चेक करके बताएंगे, बोर्ड पे चेक करके ये एच की एन जी कम्युनिकेशन जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं सर, क्या सवाल है आपका एच की? जी अनम्यूट हो जाइए, एच के जी एन कम्युनिकेशन जी। जी सुन पा रहे हैं एच की जी? हेलो जी, एच के जी एन सुन पा रहे हैं? एच के जी एन कम्युनिकेशन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप चैट में बोल रहे हैं कि कोई सवाल का मौका नहीं मिल रहा हमें। हेलो हेलो, हाँ ये भैया मेरे को MI Y1 लाइट का सिर्फ इंडिकेशन लाइट आ रहा है, उसको कैसे चेक कर सकता है? सर, एक मिनट सर, क्लास चालू जब हो जाए तो क्लास में सर बताया गया है कि आप बाहरी सवाल जो 25 है तारीख आपको से सपोर्ट का लिंक मिलता है कि नहीं नहीं, सर आपके 25 ग्रुप में, जरा मुझे ये बताइए। 25 तारीख से मैं सवाल पूछने की ये कर रहा हूँ, एक भी सवाल नहीं मिलता। क्लास ज्वाइन करके क्या फायदा? अभी लीव एक कर रहा हूँ। सर देखिए, नहीं चाहिए, आपको छोड़ो। सपोर्ट क्लास की लिंक आपको मिलता है या नहीं? ओके सॉरी, मैं लीव कर रहा हूँ, छोड़ो। नहीं सर लिव मत होइए, मैं जो पूछ रहा हूँ ये बताइए।
अरे कुछ जवाब दिए बगैर आप लीव हो गए तो क्या, मैं क्या बता पाऊंगा आपको। अब क्लास चल रही है, आप पर्सनल प्रॉब्लम लेके मुझे जवाब नहीं मिल रहे हैं। सीखना है सर तो थोड़ा तो सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि ओके चलिए ठीक है, जाने दीजिए, क्योंकि मैं तो कोशिश करता हूं कि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बट अब सुनेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम कहां से सॉल्व होगा। चलिए चलिए चैट बंद कीजिए, हम लोग आते हैं अपनी टॉपिक पे। ठीक है, तो यहाँ जो FV जो 02 लगा हुआ ये क्वाइल है। F मतलब फ्यूज होता है, ये इसे फ्यूज क्वाइल के नाम से जाने जाते हैं। कि हमारी जब लाइट IC में कोई तरह का शॉर्टिंग या लॉडिंग आता है तो हमारी जो ये फ्यूज क्वाइल होते हैं ये डैमेज हो जाता है, ये कट जाता है। ये क्वाइल ही है, एक तरह का क्वाइल ही है, बल्कि ये बूस्ट क्वाइल नहीं है, ये हमारा जनरल क्वाइल है जिसे हम लोग फ्यूज कहते हैं। फ्यूज, ताकि हमारी IC में शॉर्ट सर्किट है तो ये कट जाए, इसीलिए FB से डिनोटेड किया गया है। ठीक है, तो ये आपके सर्किट पे लगे रहते हैं। सबसे पहले इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए चैट अभी आप लोग थोड़ा डिसेबल रखिए चैट को, अभी चैट मत कीजिए। तो इस चीज को मदरबोर्ड पे देखने के लिए यहां से आप इसकी लेआउट पे आ जाएंगे और यहाँ FB 2302 करके लगा हुआ है, इस चीज को आप मदरबोर्ड में भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है, ठीक है, सेम रजिस्टर की तरह ही दिखता है। ठीक है, पहली हमारा ये लगा हुआ है, इसके बाद यहां से ये वोल्टेज आपकी क्वाइल पे आते हैं। क्वाइल पे ये वोल्टेज आने के बाद IC की 6 नंबर पिन से एंट्री करता है। ठीक है, पहली VPS पावर। और किसी ने अभी सवाल करा था चैट में कि सर VPS पावर आता कहां से है, तो बता दूं कि शायद आप तब इस क्लास को बीच में इन किए हैं। VPS पावर मैंने बताया है कि ये DC to DC IC से बनते हैं। जो आपकी पहली BQ IC थी, PMI IC थी, उसी से ये VPS पावर बनता है। ठीक है, और यहां से ये क्वाइल लगने के बाद हमारी जो ये वोल्टेज है इस क्वाइल के थ्रू फिर IC के 4 नंबर पिन से एंट्री करता है। जी सेकेंडरी लाइन कहते हैं, जी बिल्कुल सेकेंडरी लाइन है। तो यहां से एंट्री करता है। अब एंट्री होने के बाद इस IC को इनेबल चाहिए, इनेबल चाहिए। यहां से आपकी ये जो क्वाइल्स लगे हैं ये बूस्ट क्वाइल होता है, और क्वाइल्स को जो है हेनरी में मापा जाता है। 10 UH की ये क्वाइल है। तो आप गौर करेंगे कि जो आपके मदरबोर्ड पे जो सिंपल क्वाइल होता है और बूस्ट क्वाइल में काफी लोगों ने फर्क पूछा था कि सर ये सिंपल क्वाइल और बूस्ट क्वाइल में क्या कोई फर्क होता है, तो जी फर्क होता है, उसके हेनरी में फर्क होते हैं। हेनरी का मतलब होता है कि उसकी जो अंदर जो बाइंडिंग करे रहते हैं उस बाइंडिंग का फर्क होता है। जो बूस्ट क्वाइल होते हैं उसकी अंदर ज्यादा से ज्यादा बाइंडिंग रहती है ताकि वो करंट को जो है ज्यादा से ज्यादा बूस्टअप कर पाए। तो जो हमारे नॉर्मल क्वाइल होते हैं, जैसे कि पावर IC के बगल में आप 4-5 क्वाइल लगे देखते हैं जिसे बक क्वाइल कहा जाता है, वो भी हेनरी में होते हैं, बट वो 1 हेनरी 2 हेनरी 3 हेनरी की क्वाइल रहती है। लेकिन जो लाइट सेक्शन की जो क्वाइल है वो 4 हेनरी 8 10 12 हेनरी के वो क्वाइल रहते हैं। तो यहाँ 10 हेनरी का क्वाइल लगा हुआ है। अब ये क्वाइल से ये वोल्टेज हमारे डायोड पे आते हैं और ये फिर डायोड से रेक्टिफायर होकर के हमारा LED का पॉइंट पे जाता है। ठीक है, तो ये IC तभी इनेबल होगा जब तक कि इसको यहां से पिन WM आउट नहीं मिलेंगे। ठीक है,
ये देखिए PWM आउट जो है ये दे कौन रहा है इसको, तो PM 8937 दे रहा है। यहाँ देखिए PM 8937 यानी कि 11 ये U0701। अब U0701 कौन सी ऐसी है, तो आपको मालूम होगा कि U0701 कौन सी ऐसी है, तो इसको कॉपी कीजिए और यहां से इसको पेस्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए U0701 जो है आपकी मेन पावर ऐसी है, यही पावर ऐसी आपके लाइट ऐसी को इनेबल कर रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये पावर ऐसी जो है, PWM का मतलब है पल्स विथ मॉड्यूल, उसे पल्स विथ मॉड्यूल कहते हैं PWM। तो वो पल्स विथ मॉड्यूल जो है ये हमारी EN सिग्नल जो है, पल्स विथ मॉड्यूल जो सिग्नल है ये हमारा कौन सा दे रहा है, तो पावर ऐसी दे रहा है। पावर ऐसी यानी कि PM 8937 आपकी पावर ऐसी ही इसे कंट्रोल कर रहा है, इनेबल डिसेबल कर रहा है। हाँ, तो पावर ऐसी कंट्रोल तो पावर ऐसी को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो सिंपल सा बात है कि पावर ऐसी को CPU कंट्रोल कर रहा है। तो CPU से सिग्नल जो है पहले खुद पावर ऐसी लेते हैं और उसके बाद जो है आपको ये लाइट ऐसी को देता है। इसके बीच में भी आप देखेंगे कि R0710 का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये सिग्नल आपकी जो है लाइट ऐसी को मिलते हैं। अब है कि इसके बाद देखिए कि ये तो PWM मिला, लेकिन एक LCD PWM भी चाहिए, एक LCD PWM भी चाहिए। अब ये क्यों चाहिए, तो यहाँ पे मैं जरा आपको समझाता हूँ। पहले के फोन में क्या होता था कि जब आप डिस्प्ले को निकाल भी देते थे तो आप हैंडसेट को ऑन करके डिस्प्ले की कनेक्टर पे वोल्टेज नाप के चेक कर लेते थे कि आपकी लाइट की वोल्टेज बन रही है। पहले वाले फोन पे, जो इससे बैकअप फोन था, चाहे वो सैमसंग की जो भी पुराने फोन आपने रिपेयर करा था या फिर माइक्रोमैक्स वगैरह जो भी लावा कारवान जो भी पीछे जो भी फोन आपने बनाया, वहां आपने क्या करा कि चेक कर लिया कि डिस्प्ले नहीं भी है तो लाइट की जो वोल्टेज है वो बन रही है या नहीं बन रही है। लेकिन अब के फोन में क्या है, जो स्मार्टफोन हो गए, स्मार्टफोन का मतलब है कि तकनीकी आपका कुछ एडवांस हो गया, कि काफी ज्यादा एडवांस हो गया। यहाँ पे क्या है कि अगर आप नीचे डिस्प्ले कनेक्ट नहीं करते हैं, अगर नीचे डिस्प्ले आप कनेक्ट नहीं करते हैं तो आपका लाइट ऐसी जो है वो बूस्टअप वोल्टेज नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि नीचे में डिस्प्ले कनेक्ट है ही नहीं। अब जब नीचे में डिस्प्ले कनेक्ट नहीं है तो वो फिर लाइट को क्यों इनेबल करेगा, क्यों बूस्टअप करेगा, क्यों एनर्जी को लॉस करेगा, क्यों बैटरी को ड्रेन करेगा। ठीक है, तो ये आपके कनेक्शन चले जाएंगे डिस्प्ले की जैक पे। ये देखिए LCD PWM ये आ गए डिस्प्ले की 20 नंबर पिन पे। अब 20 नंबर पिन पे देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है 2302। अब 20 नंबर पिन डिस्प्ले में नहीं पता चल रहा है तो 2302 वाले कैपेसिटर को पकड़ लीजिए, वो आपका 20 नंबर पिन हो गया। देखिए 2302। ठीक है, यानी कि 2302 तीसरा कैपेसिटर, 2302 हमारा तीसरा कैपेसिटर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड देख लेते हैं मदरबोर्ड पे। ठीक है, तो यहां देखिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीसरा कैपेसिटर यहां हमारा लगा हुआ है जो कि हमारी पल्स विथ मॉड्यूल का काम करता है, PWM पल्स विथ मॉड्यूल। यानी कि जब आपकी डिस्प्ले यहां कनेक्ट होंगे तो इस पिन के थ्रू आपके लाइट आईसी को पता चल जाएगा कि हमारे डिस्प्ले जो है वो कनेक्टिविटी मोड में है। यानी कि यहां से उसे इस पिन के थ्रू पता चल जाएगा कि हमारे डिस्प्ले जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, यहां से पता चल जाएगा और जब यहां से इसे पता चलेगा और फिर यहां से पावर से इनेबल आएंगे तो जाकर के आपका लाइट ऐसे इनेबल होगा। ठीक है, ओके। तो क्या है कि हमारी लाइट ऐसी को इनेबल होने के लिए ब्लॉक डायग्राम के साथ समझाइए। चलिए ठीक है, समझा देते हैं।
देखिए ये आपका लाइट ऐसी है, ठीक है, 6 पिन की है। देखिए इनपुट आउटपुट लाइन कैसे नहीं पता चलेगा, यहाँ की आप देख रहे हैं कि जो भी इनपुट लाइन है, अब जैसे कि आप पूछे इनपुट लाइन, तो यहाँ देखिए ये जो क्वाइल लग करके जो पहली वोल्टेज इनपुट हुआ आईसी के 6 नंबर पे इनपुट हुआ है, और क्वाइल लगने के बाद जो वोल्टेज जो आए हैं वो डायोड का जो एक पॉइंट हमारे 4 नंबर पिन से जुड़ा हुआ है। तो कैसे नहीं पता चलेगा, डायोड की एक पॉइंट हमें हमारे आईसी के 4 नंबर से मिलेगी और हमारे क्वाइल से मिलेगा। इस हिसाब से तो हम देख ही सकते हैं ना कि ये इसका इनपुट है, और जहां से ये दोनों है उसी का बीच का पॉइंट इसका एंट्री है, यानी इनेबल पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से क्या है कि आपको उसकी पिन से कंपोनेंट को देख करके पता चलेगा। अब यहां देखिए कि एक नंबर पिन से एक रेजिस्टेंस लग करके ग्राउंड है, जो कि आपका एलसीडी का कैथोड बना रहा है। एकदम जो सवाल है कि कोई पिन का इनपुट आउटपुट कैसे पकड़ना है, तो भाई वहां कंपोनेंट देख करके आप पकड़ सकते हैं। अब हमें ये मालूम है कि एक नंबर पिन से एक 2310 का रेजिस्टेंस लगा है, जो कि हमारी एलसीडी का कैथोड को बना रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को अगर हम ढूंढ लेंगे तो नहीं पता चलेगा कि हमारी आईसी का एक नंबर कौन सा है। चलिए इसे हम ढूंढ लेते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो हमें दिखा, ये रेजिस्टेंस से हमें पता चलेगा कि हमारी आईसी का एक नंबर कौन सा है। अब देखिए यहां देखिए कि ये रेजिस्टेंस हमें दिखा क्वाइल के जस्ट बगल में, ये देखिए एफबी क्वाइल के जस्ट बगल में ये 2310 रेजिस्टेंस और यहाँ एक छोटी भी रेजिस्टेंस है, यानी कि ये वाली रेजिस्टेंस आप हमारे हाथ के सामने देखिए, तो पता नहीं चलेगा कि ये आईसी का एक नंबर पॉइंट है, और ये हमारा यहाँ से रेजिस्टेंस लग करके ये निगेटिव हो रहा है, और यही हमारे निगेटिव जो है एलसीडी के कैथोड पे जाते हैं। तो अगर ये एक नंबर पिन है तो इसके जस्ट जो है हमारा नीचे ये 2 नंबर है, 3 नंबर फिर ग्राउंड है, 4 नंबर हमारा डायोड पे जा रहा है, 5 नंबर हमारी कंट्रोलिंग है, 6 नंबर हमारा क्वाइल है। तो क्यों नहीं पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा, बल्कि हमें कंपोनेंट से देखने होंगे ना कि कौन सी नंबर पे कौन सी कंपोनेंट लगी हुई है, वो कंपोनेंट जहां मिला वो उसका एक नंबर है। ठीक है, अब यहां है कि देखिए यहां से पीडब्ल्यूएम एंड एलसीडी पीडब्ल्यूएम ये दोनों चीज लाइट आईसी को चाहिए। एक तो यहां से इसको इनेबल चाहिए और यहाँ एलसीडी से इसे चाहिए। जब आप नीचे एलसीडी कनेक्ट करते हैं तो यहां से इस आईसी को इस रेजिस्टेंस के थ्रू पता चलता है कि नीचे डिस्प्ले कनेक्टेड है, उसके बाद ये आपकी आईसी इनेबल होंगे, तो यहां से वोल्टेज रेक्टिफायर होगा तो आपके डिस्प्ले के ए पे मिलेगा। ठीक है, डिस्प्ले के ए मतलब पॉजिटिव वोल्टेज, ये क्वाइल लग करके। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट, तो 2303 यानी कि यहाँ 2303 हमारा लगा हुआ है। यहाँ देखिए ये वाली, ये 2303, यहां से आपकी जो रेक्टिफायर वोल्टेज है डायोड से वो निकल करके आपके डिस्प्ले के पिन पे जाता है, ये वाली। ठीक है, अगर ये भी आपकी कट जाए तो आपके हैंडसेट में लाइट नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये अब है कि पॉजिटिव तो मिला, निगेटिव यहीं से मिलता है एलसीडी का कैथोड। यहां क्लिक करेंगे, ये देखिए एलसीडी के के पे जाता है और ये ए पे जाता है। अब एलसीडी जैक पे देखेंगे कि कहां पे हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, इससे जुड़े इस कैपेसिटर को सर्च कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि एलसीडी के कहां पे हमें रेक्टिफायर वोल्टेज चाहिए। तो देखिए ये पहली कैपेसिटर, चलिए जैक माइक्रोस्कोप में देख लीजिए, देखिए यहाँ पे है ये पहली कैपेसिटर, ये पहली कैपेसिटर है जहां पे हमारा जो एलसीडी का
जो वोल्टेज है रेक्टिफायर वोल्टेज 5 से लेके 25 से 30 वोल्ट तक हमें यहाँ 1 नंबर पिन पे चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसकी ये 2 पिन जो है इसकी निगेटिव है, एक पिन को छोड़ करके। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक पिन हमारा क्या है एनसी है यहाँ, एक पिन को छोड़ करके। उसके बाद 2 पिन इसका क्या है निगेटिव वोल्टेज है 18 एवं 19 नंबर। ठीक है, और 20 नंबर एलसीडी पीडब्ल्यूएम है, पल्स विथ मॉड्यूल। तो ये सब सारी हमारी लाइट सेक्शंस के वर्किंग पिन है, जो कि एक ही जगह है सारे। ठीक है, तो लाइट सेक्शन में क्या है कि कितनी छोटी सर्किट बन रहा है। ठीक है, जब आप इसकी इनपुट को समझ जाते हैं, ये रेजिस्टेंस अगर आपका मिसिंग हो जाए, ये रेजिस्टेंस मिसिंग हो जाए, तो आपका ऐसी जो है हैंडसेट की लाइट की ऐसी जो है वो इनेबल नहीं होगा। यहाँ देखिए पीडब्ल्यूएम आउट में भी एक 0 ohms का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। R2311 देखिए, R2311। देखिए जंपर आप किस चीज को करेंगे, जंपर आप भले यहाँ इस क्वाइल को कर सकते हैं और इस क्वाइल को कर सकते हैं, बाद बाकी को जंपर नहीं कर सकते हैं। तेईस से 11 लाइट ऐसी के बगल में देखिए, ये है 2311 लाइट ऐसी के बगल में, काफी छोटी रेजिस्टेंस है, 0 ohms का है। यहाँ से पीडब्ल्यूएम सिग्नल जो है इसके बीच वाले पॉइंट में एंट्री होता है। एक में सप्लाई आया क्वाइल लग करके, और फिर दूसरी में सप्लाई आया है ये क्वाइल से सप्लाई लग करके यहाँ से, और यहाँ से डायोड पे, और डायोड से यहाँ से ये रेक्टिफायर होकर के आपके डिस्प्ले पे, और ये इसका इनेबल पॉइंट है ये वाली। अब यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं एलसीडी पीडब्ल्यूएम आउट पे, तो यहाँ पे देखिए आपकी जो मेन पावर ऐसी है जो कि इनेबल सिग्नल को आउट करता है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आपको दिखेंगे R0710, कंट्रोल सी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए पावर ऐसी के पास जो है इस क्वाइल के नीचे में R0710, जरा देख लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा, इस क्वाइल के जस्ट नीचे में यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये वाली। ठीक है, यहाँ क्वाइल के नीचे में लगाया गया है। एकदम देखिए ठीक क्वाइल के नीचे में ये रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस मैंने सर्च करा, एनएफ का मतलब देता है, चलिए मैं बता देता हूं कि एनएफ आपने पूछा है अफसर जी। एनएफ है तो देखिए जब कैपेसिटर की जगह पे एनएफ रहते हैं, तो कंपनी वहां क्या करता है कि उस कंपोनेंट को नहीं लगाता है। ठीक है, उसे छोड़ देता है, स्किप कर देता है। लेकिन अगर रजिस्टेंस को एनएफ कर दे, वो अगर नोट फिटेड करे, अगर ना लगाए, तो हमारी सर्किट इनेबल नहीं होंगे। तो रजिस्टेंस पे उसने एनएफ लिखा, बट उसने लगाया। ठीक है, उसने इस चीज को लगाया कि वो लगाना ही पड़ेगा। तो वो कैपेसिटर पे छोड़ भी देते हैं, बट रेजिस्टेंस पे लगाया जाता है। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट 1 मिनट, एक कॉल आ गया है।
जी चलिए, तो अच्छा हाँ INF पे थे हम, ठीक है। NF का मतलब होता है कि नॉट फिटेड, यानी कंपनी को अगर चाहे जरूरत पड़े तो वो उसे लगा सकता है, वरना वो उसे स्किप कर सकता है। तो जहां कैपेसिटर में आपको NF मिला था तो वहां पे वो स्किप कर दिया, क्यों, उसके बगैर भी सर्किट अच्छे से चल सकते हैं। बट अगर NF कर दे और रेजिस्टेंस ना लगाए तो आपकी सेटिंग जो है वो इनेबल ही नहीं होगा, आपके सिग्नल जो है वो इनेबल ही नहीं होंगे। तो एफ जहां रहे वहां पे अगर कैपेसिटर रहे तो कंपनी उसे स्किप भी कर सकता है, नहीं भी लगा सकता है, बट रेजिस्टेंस पे आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो एनएफ का मतलब होता है नॉट फिटेड। यहाँ पे है ये रेजिस्टेंस, अगर आपकी पावर ऐसी के जस्ट बगल में है, ये रेजिस्टेंस आपकी पावर ऐसी के जस्ट बगल में है, यहाँ पे है, आप देख सकते हैं पावर ऐसी के जस्ट नीचे, यानी कि तो समझ सकते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस निकल जाए, अगर ये रेजिस्टेंस ना रहे तो हमारा क्या है कि लाइट इनेबल नहीं होगा। और अभी तक आपने जो देखा सर्किट को, तो काफी ऐसे कंपोनेंट थे जिसके बारे में, काफी ऐसे सर्किट में आपकी मदरबोर्ड में काफी ऐसे कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट में अब तक आप बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो कंपोनेंट क्यों है, क्या काम हो रहा है, यहाँ पे यहाँ क्या आना चाहिए। तो धीरे धीरे हर एक चीज की आपको जानकारी मिलता है, धीरे धीरे जानकारी मिलता है। अब है कि अब आप इसमें जितना इन्वॉल्व होंगे, जितनी आप इसे ज्यादा ट्रेस करेंगे, जितनी ज्यादा इसकी सर्किट की सेक्शंस पे आप फॉलो करेंगे, उतनी ज्यादा आपके पास सर्किट की नॉलेज रहेगी, ठीक है। तो अगर किसी एक मॉडल की सर्किट पे आप थोड़ा काम कर लेते हैं तो अगली मॉडल्स की भी सर्किट मिलते जुलते रहते हैं। मिलने जुलने का मतलब ये होता है कि मैं कुछ इस तरह से समझाना चाहता हूं कि जैसे कि ये PM 8940 है, सपोज दैट, या 8937 है, PM ये 8937 है, ठीक है। अब अगर हम PM 8937 की सर्किट को देख रहे हैं, ठीक है, तो एस्केमेटिक्स में है क्या कि हम लोग इसे पढ़ने की शेड्यूल को समझ लेते हैं कि जैसे कि यहाँ हमारा PM 8937 है, मैं एक प्रॉपर IC की बात कर रहा हूं, मैं मॉडल की नहीं बात कर रहा, मैं फोन्स मॉडल की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर IC की बात कर रहा। अब आप जरा सोचिए कि PM 8937 की अगर आप वर्किंग ऑफ मेथड को समझ जाते हैं तो जितने भी मार्केट में मोबाइल्स आ रहे हैं अभी, कितने तरह की पावर ऐसी उसमें लगे होंगे, 5 तरह, 10 तरह की ऐसी होगी या 15 तरह की होगी। अगर आप 15 तरह की पावर ऐसी की सर्किट को पढ़ लेते हैं, 15 डायग्राम को, जो कि आपको अलग अलग पावर ऐसी की सर्किट को पढ़ लेते हैं, तो अगर PM 8937 को आप पढ़े हैं इस मॉडल पे, अगर कोई अगली मॉडल में PM 8937 मिले तो सिंपल सी बात है कि उसका कंट्रोलिंग लाइन वही होगा, सिग्नल को काम करने का तरीका वही होगा, वोल्टेज भी उतने ही बनेंगे। ऐसा तो नहीं कि इस मॉडल से उठा के अगर इसको कोई सैमसंग में लगा दिया जाए सपोज दैट, तो वहां पे यहाँ पे इस लाइन का इस्तेमाल वो लाइट को जलाने के बदले यहाँ पे वो क्या करेगा कि आपकी कैमरा को सप्लाई दे देगा, ऐसा तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारे इनेबल लाइन है, तो ये इनेबल लाइन को ही काम करवाएगा, यानी कि वो लाइट को ही इससे इनेबल करवाएगा, क्योंकि इस IC की प्रोग्राम ही वही है। तो हम लोग किसी स्पेशल 2 4 10 15 चीफ की अगर डायग्राम को समझ जाते हैं तो मोबाइल में मार्केट तो लाखों मॉडल है, तो आपको लाखों मॉडल की स्कीमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। पॉइंट को समझिएगा, मैं कुछ मतलब पते की बात कर रहा हूं कि अगर हम किसी स्पेशल IC की 2 4 10 15 PM पावर CPU की अगर डेटा को पढ़ लेते हैं तो वही डेटा तो आने वाले मैक्सिमम फोन में रिपीट किया जाता है। आप एक IC देखते हैं कि 10 फोन में लगता है, एक बैटरी 15 फोन में लगते हैं, एक मॉडल्स की डिस्प्ले जो है 5 7 10 फोन में लगता है, ठीक है। तो ये जो मॉडल है, तो हम लोग क्या करते हैं उसकी हार्डवेयर को पकड़ते हैं कि भाई इसमें IC कौन सी लगी हुई है, ठीक है। आपके पास आता है कस्टमर, मैं एक और आपको रनिंग बात बताता हूं कि आपके पास कस्टमर आता है रेडमी का फोन लेकर के, सपोज दैट, बोलता है कि बैटरी बदल दीजिए, कस्टमर बोलता है रेडमी का जो है नोट 7A है, सपोज दैट नोट 7A है, तो आप दिमाग से नोट 7A को इग्नोर करते हैं और आपके दिमाग में चलता है भाई वहां क्या होगा,
BN 47 होगा कि BM 47 होगा कि BL 35 होगा, आपके दिमाग में ये सवाल चला आता है कि आप सोचने लगते हैं कि भाई BM 7A है बट इसके अंदर में कौन सी है, BM है या BN है, 47 है, 37 है, क्या है। तो आप सोचते हैं उसकी बैटरी की नंबर पे। तो यही चीज मैं कहने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि जब आप किसी फोन को रिपेयर करते हैं तो आप उसकी मॉडल को ज्यादा ध्यान ना देकर के उसकी आईसी की वर्किंग को समझिए। ठीक है जी, सही कहा आपने लक्ष्मी जी कि कंपनी से नहीं, हम सीपीयू और उसकी पावर से पहचान करेंगे। और अगर उसको सीपीयू और पावर से अगर आप पहचान करने लगे तो आपका नजरिया जो है एक अलग ही बन जाता है और आप एक अलग नजरिए से मोबाइल को देखते हैं। कस्टमर किस नजरिए से देख रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बट आप किस नजरिए से देख रहे हैं इससे दुनिया को मतलब है, क्योंकि आप दुनिया की फोन बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कहने का सिंपल सा मतलब है कि हम जब किसी सर्किट को पढ़ते हैं तो हम उस आईसी पे फोकस करते हैं और उस आईसी की आजू बाजू के कंपोनेंट वोल्टेज को समझते हैं कि ताकि अगर ये नंबर की आईसी अगर मुझे कोई वीवो में मिल जाए, ओप्पो में मिल जाए या आने वाले किसी फोन में मिल जाए तो मुझे उसके सर्किट डायग्राम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा है कि PM 8937 इसके बगल से ये है, 5 कॉइल से इतने वोल्टेज इसके निकलते हैं, बगल से लाइट को यही कंट्रोल करता है ये लगा करके, इसकी WTR की वोल्टेज यही बनाता है इतने वोल्ट की। तो आपको किस तरह से कंप्लीटली एक दिमाग में आइडिया चला आता है। ठीक है, तो हम अगर मोबाइल्स की मॉडल को देख करके काम करेंगे तो काफी दिक्कत होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक मॉडल का स्कीमेटिक मिल जाए। कभी किसी ने सवाल करा था कि सर कोई जरूरी नहीं है कि हर एक मॉडल का स्कीमेटिक मिल जाए, तो क्या कोई उपाय है कि बिना स्कीमेटिक का भी मैं उसकी काम कर पाऊं। तो शायद अब आपको उस सवाल का जवाब सर शायद आपको मिल गया होगा, अगर किसी ने ऐसा सवाल करा था तो, कि हम लोग उस मॉडल को नहीं पकड़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट उसमें लगे आईसी को पकड़ते हैं कि भाई कौन सा इसने पावर इस्तेमाल किया है। और ये पावर तो मान लिया जाए नोट 12 कोई आ जाए एमआई की, और नोट 12 में की मॉडल बोर्नियो ने नहीं ऐड कर रखा है, बट नोट 12 में जो पावर ऐसी जो सीपीयू लगे हुए हैं उस पावर और सीपीयू का इस्तेमाल जो है कोई नोट 8 या नोट 9 ने यूज कर रखा है। तो हम नोट 8 और नोट 9 की जो है मैनेजमेंट को देख करके आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि लाखों मॉडल के स्कीमेटिक्स आपको पढ़ने हैं, आप सिर्फ आईसी की वर्किंग ऑफ मेथड को पकड़िए। 10 से 15 तरह की पावर ऐसी है, 8 से 10 12 मॉडल सीपीयू हैं। ठीक है, और अगर आप इसकी वोल्टेज एवं इनपुट आउटपुट को 1 2 4 5 6 मॉडल पे पकड़ लेते हैं तो आने वाली मॉडल्स की आपको सीमेटिक देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप उसकी डायरेक्ट वोल्टेज को पकड़ रहे हैं, आईसी की वर्किंग को पकड़ रहे हैं। हाँ, कंपोनेंट्स की लोकेशन अलग रहेगा, यहां है उसकी बगल में रहेंगे, या पावर आईसी इसने नीचे लगाया वो हो सकता है बोर्ड के लेफ्ट कोने में लगा दे, लाइट राइट कोने में लगा दे, बल्कि भैया वोल्टेज तो वही बनेंगे ना, कंपोनेंट्स तो वो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि जगह अलग रहेंगे। तो अगर आपके माइंड में उसकी कॉन्सेप्ट है तो आप उसे 50% बिना स्कीमेटिक्स देखे भी रिकवर कर सकते हैं, 50% तो आराम से आप कर लेंगे। और अगर स्कीमेटिक्स मिल गया तब तो बात ही छोड़ दीजिए, तब तो पूरी की पूरी कवर कर लेंगे कि भाई कहाँ लाइन जा रहा है सब दिख जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहां थे। तो यहां से अभी किसी ने पूछा कि निगेटिव वोल्टेज कहां से जाता है, तो आईसी के 1 नंबर पिन से एक रेजिस्टेंस लग करके ग्राउंड होता है 10 ओम्स की, ये रेजिस्टेंस लग करके जो निगेटिव वोल्ट बनते हैं यही निगेटिव वोल्ट आपकी एलसीडी के जाता है, यानी के जो देख रहे हैं ये एलसीडी का माइनस है, और यहां से 2 कैपेसिटर लग करके ग्राउंड है। ठीक है, 2 कैपेसिटर लग करके 2305 एंड 2306 ग्राउंड है। ठीक है, 5 और 6 दोनों कैपेसिटर। अब यहां पे मैं एक चीज आपको दिखा दूं, यहां देखिए, यहां 2 कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं।
यहाँ की जो दो कैपेसिटर आपको दिखेंगे वो दोनों तरफ से आपको बीप करेगा। ठीक है, देखिए देखिए ठीक है, ये दोनों तरफ से बीप कर रहा है क्योंकि इस कैपेसिटर पे क्या है, माइनस वोल्टेज आते हैं। माइनस वोल्टेज का मतलब वो ग्राउंड है। बोर्नियो का वर्जन बताऊं, बोर्नियो की तो हमारी वर्जन जो है वो 2024 करके कुछ ऐसे ही है। उसके लिए तो मुझे एक बार इसे क्लोज करके ऑन करेंगे तो इसकी वर्जन पता चल जाएगा। और देखिए वर्जन का क्या, ये तो अपडेट हो जाते हैं, ये न्यू वर्जन पे ही काम करता है कि जितनी बार आप इसे ओपन करेंगे तो इसकी अपडेट आ जाएगी, तो वो लिख देगा अपडेट नाउ, अपडेट कर लीजिए जी, सही है, अपडेट कर लीजिए, अपडेट करने के बाद वो काम करेगा। ठीक है, तो यहां से ये क्या है, एलसीडी का जो ये ए वोल्टेज है, ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ समथिंग आपको कम से कम 5 से लेकर के 25 से 30 वोल्ट तक ये जनरेट होते हैं। 25 से 30 वोल्ट तक यहाँ पे ये जनरेट होगा। ये वोल्टेज में डिफरेंस होता है, जब आप ब्राइटनेस को कम और ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज कम और ज्यादा होगा। बोर्नियो देखिए अभी कंपनी में नहीं है, कंपनी में आएगी तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है लाइट आईसी को चेक करने की। अब यहाँ पे क्या है कि अब अगर आपको इसकी सारी इनपुट आउटपुट लाइन मिल गया, सारे इनपुट आउटपुट लाइंस इसके आपके दिख रहे हैं, सारे लाइंस आपको मिल रहा है, सब कुछ आपके सामने है, तो क्या आप इसे डायग्नोस नहीं कर सकते हैं? ठीक है, आसानी से डायग्नोस हो जाएगा क्योंकि हर एक चीज आपको इसका दिख रहा है। पचास वोल्ट इसने इसलिए लिखा है सर कि ये इसने लिखा है कि मैक्सिमम 50 वोल्ट तक ये जा सकता है, इसीलिए इसने 50 लिखे, बट 25 से 30 वोल्ट तक ये जनरेट होते हैं। चलिए, इसके बाद जो हमारी ऐसी है एलसीडी के साथ, अगली ऐसी है हमारा, आप देख सकते हैं, देखने के साथ ही कुछ लोगों को पता चल जाएगा कि ये कौन सी ऐसी है, क्योंकि काफी लोग इसमें तो अनुभवी भी हैं। CTRL मीन्स कंट्रोल होता है। जी, तो ये क्या है, हमारा ग्राफिक ऐसी है। जिसमें देखिए पीएमआई के साथ ही लाइट ऐसी कंबाइंड रहता है, उसका तो और भी आसान है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको लाइट कॉइल और डायोड बाहर में रहते हैं। तो लाइट कॉइल और डायोड को चेक कर लीजिए, उसके बावजूद भी आपकी लाइट नहीं जल रहे हैं तो डिस्प्ले की कनेक्शंस, ये सभी चीज को चेक कर लीजिए कि कोई वोल्टेज शॉर्टिंग तो नहीं हो रहा है। अगर सब कुछ सही है तो डायरेक्ट पीएमआई को चेंज कीजिए, उसमें और कोई आपको दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक सिर्फ लाइट आईसी के खराब होने की वजह से पूरी की पूरी पीएमआई आपको चेंज करना पड़ता है। और जिसमें लाइट आईसी अलग से रहते हैं उसमें आपको पीएमआई को टच करने की जरूरत नहीं होता है। तो यही चीज है कि जो नए नए फोन्स आ रहे हैं, जब आप किसी भी चीज की वर्किंग डिटेल्स को जानेंगे तो बाद में सर्किट में अगर कोई तरह का चेंजेस भी होता है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एसआर वोल्टेज पूछ रहे हैं अफसर जी, तो हर चीज का देखिए यहीं पे एक ऐसी हमने खोला है, यहाँ पे क्या आप देखिए ये एलेक्स नाम दिया है और इसको इसने VIN दिया है। ठीक है,
तो इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि ये वोल्टेज इनपुट है और इधर से भी तो ये वोल्टेज LX लिया है, यानी L के मतलब कॉइल के थ्रू इसने वोल्टेज लिया है। अब यहाँ देखिए CP है तो अब यहाँ CN है। तो अब हर चीज का अगर हम लोग एक डिफिनेशन पे चले जाएं अफसर जी, तो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन में आप पड़ जाएंगे। ज्यादा कंफ्यूजन में इसलिए पड़ेंगे कि मैंने पिछली क्लासेस में भी मैंने कहा था कि स्कीमेटिक्स के जो कुछ वर्ड होते हैं वो काफी, चलिए हमारी आवाज नहीं जा रही है, स्कीमेटिक्स की जो कुछ वर्ड होते हैं वो कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड रहते हैं कि अगर आप उसकी डिफिनेशन पे जाएंगे तो काफी ज्यादा उलझेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर इसने ग्राउंड भी किया है तो S ग्राउंड किया है। अब S का मतलब हम क्या कह सकते हैं, सिंपल है कि हमारी ऐसी ग्राउंडिंग है, एक पॉइंट इसकी डायरेक्ट ग्राउंड से है। अब इसने S ग्राउंड किया, अब S ग्राउंड के पीछे आप भागेंगे तो काफी ज्यादा आपका माइंड और ज्यादा डिफरेंस होगा। इसलिए हम सीधा में समझते हैं कि ये पॉइंट हमारी ग्राउंड है और ये दो पॉइंट C3 और A3 को मिला करके कैपेसिटर लगाया गया है CPN CN। ठीक है, इसकी जो देखिए जो मोस्ट यूजेबल वर्ड है उसकी तो मैं आपको सभी कुछ बता के ही चल रहा हूँ। जो मोस्ट यूजेबल है, जो मोस्ट हमारे एक्टिव पिन है वो तो मैं बता ही देता हूँ सारे पिन। अब जो इसमें आप हर आईसी की जो लिखे हुए हैं P ग्राउंड CPCN, अब आप इसका लेकर के आप क्या करेंगे, हमें तो कोई डिप्लोमा की एग्जाम तो देनी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कोई मुझे डिप्लोमा की एग्जाम तो आपको देने नहीं है, आपको अपनी फोन्स को कंप्लीटली रिकवर करने हैं। तो मुझे CPN CN से सीधा समझ में आ रहा है कि इसके बीच में जो है एक सीरीज कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर सीरीज C, यानी कि इस दोनों के बीचों बीच लगा हुआ है, तो CPN CN है। ठीक है, तो आप इसकी कनेक्शन को समझिए। कहा जाता है ना कि हम किसी भी चीज के भाषाओं को समझ लेते हैं जिससे कि वो क्या कहना चाह रहा है हम इस चीज को समझ जाते हैं। हाँ, रही बात तो इसके जरूर कुछ ना कुछ ऐसे अर्थ निकलते होंगे कि जो हमारे आपके यूज के लिए नहीं है। सिंपल सी बात है, कुछ ऐसी इसकी इंजीनियरिंग डेटा फाइल्स होगी जो कि आईसी को बनाता है। सपोज दैट मैं बात करता हूं कि जो कि इस आईसी को बनाता है, जो कि इस आईसी को मैन्युफैक्चर करके इसकी सारे पिन्स को प्रोग्राम करते हैं, ये उसके लिए हो जाएगा। फिर हमारे लिए तो बस इसकी वर्किंग को हम समझेंगे, खराब है बदलेंगे। अब CPCN क्या है, क्यों इसको इसने CN दे दिया, क्यों इसने CP दे दिया, तब ये हमारी चीज जो टॉपिक्स है वो काफी ज्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। यानी कि आप इतनी डीप में चले जाएंगे, इतनी डीप में चले जाएंगे कि आपके पास ना थ्योरी नॉलेज इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट समझते हैं कि दो पिंस के बीच में कैपेसिटर लग करके ग्राउंड है और दो पिन के बीच में पैरेलल कैपेसिटर लग करके ग्राउंड है। तो यहाँ P ग्राउंड का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पैरेलल डायरेक्ट ग्राउंड है और यहाँ CP डायरेक्ट सीरीज ग्राउंड है और ये डायरेक्ट ग्राउंड है, S यानी कि मदरबोर्ड से ये ग्राउंड है। देखिए वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, कि वोल्टेज चेक करने के लिए तो आपको मदरबोर्ड में पावर देना पड़ेगा। पावर देने के बाद जिस पिन पे जितनी वोल्टेज यहाँ दिख रही है उतनी वोल्टेज वहां मापने पड़ेंगे, उसे हम लोग हॉट टेस्टिंग कहते हैं। हॉट टेस्टिंग का मतलब होता है कि मदरबोर्ड में सप्लाई दे करके सारे पॉइंट पे वोल्टेज मापना। तो चलिए सामने जो हम आईसी देख पा रहे हैं, इस आईसी का काम होता है हमारे सेक्शंस में आपकी डिस्प्ले में ग्राफिक्स को इनेबल करने का ये काम करता है। ठीक है, अब आपने जानते होंगे आप कि आपकी डिस्प्ले में ग्राफिक्स लाने का काम करता कौन है, तो आपकी डिस्प्ले में ग्राफिक्स लाने का काम आपका सीपीयू करता है, क्योंकि सीपीयू से ग्राफिक्स निकलते हैं जिसको हम लोग मीपी लाइंस कहते हैं। ठीक है, मीपी लाइंस यानी ग्राफिक्स लाइन उसे कहा जाता है। अब वो ग्राफिक्स जब हमारी डिस्प्ले में आते हैं तो उस ग्राफिक्स को इनेबल होने के लिए यानी कि एक्टिव होने के लिए, व्यू होने के लिए एक स्पेशल वोल्टेज का जरूरत पड़ता है। ठीक है, जिसे कहते हैं VSP एंड VSN, यानी कि वोल्टेज सप्लाई प्लस एंड वोल्टेज सप्लाई माइनस, यानी कि नेगेटिव, VSP एंड VSN वोल्टेज। तो ये VSP एंड VSN वोल्टेज बनाने का ये आईसी काम करता है, क्योंकि ये निगेटिव वोल्टेज है। अब निगेटिव वोल्टेज मतलब आपके दिमाग में आएगा कि थे तो मदरबोर्ड से भी ग्राउंड कर देते तो माइनस हो जाता, तो जी नहीं, जो मदरबोर्ड से हम ग्राउंड करते हैं वो तो डायरेक्ट माइनस ग्राउंड हो जाएगा, लेकिन माइनस में भी कितना, तो
तो माइनस में भी -5 वोल्ट, यानी कि पूरी की पूरी नहीं, -5 वोल्ट। ठीक है, तो ये -5 वोल्ट तो कोई ऐसी ही बनाएगी। तो कोई आईसी बनाने के लिए यहाँ पे जो आईसी लगाया गया है, इस नाम आईसी का नाम है, आपको दिया गया है ग्राफिक आईसी। काफी लोग या सब लोग इसे ग्राफिक आईसी के ही नाम से जानते हैं, और मैं भी कहता हूँ ग्राफिक आईसी, क्योंकि ये ग्राफिक को इनेबल करने का काम करता है, ग्राफिक्स को व्यूज करने का काम करता है। लेकिन असली में ग्राफिक तो बनाता है सीपीयू। रियलिटी में तो ग्राफिक सीपीयू से बन के आते हैं। तो अब यहां आप देख पा रहे हैं कि यह ऐसी कैसे काम करता है। यहां आप देख पा रहे होंगे, ऐसी देखने से आपको पता चलेगा कि कोई भी ऐसी रहे तो काम करने के लिए तो सबसे पहले उसको वीपीएच पावर चाहिए। तो भैया वीपीएच पावर इसको देगा कौन? तो डीसी टू डीसी ऐसी देगा, क्योंकि मैंने बताया कि वीपीएच मेन लाइन, वहां से मेन लाइन आएगा तो यहाँ से एक क्वाइल लग करके, एक फ्यूज क्वाइल लग करके इसके 2 पॉइंट से ये वोल्टेज कनेक्ट होते हैं, C1 एंड D1 से। ठीक है, 2 पॉइंट से ये वोल्टेज ग्राउंड हुआ। अब आप इसमें बोलेंगे कि वोल्टेज कैसे नापेंगे? तो सीधा सा बात है, 3.7 वोल्ट आपको यहाँ चाहिए, और यहाँ क्वाइल के एक पॉइंट पे चाहिए, ऐसी के एक पिन पे, और क्वाइल के दूसरे छोर से ऐसी के दूसरे पॉइंट पे। अगर ये वोल्टेज ऐसी को मिल रहा है तो इसके बाजू में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, इसे फॉर डैमेज और ड्रेशहोल्ड के लिए चेक कर लेंगे। डैमेज यानी खराब, और ड्रेशहोल्ड मतलब कि कहीं निकला हुआ हो ना। तो सभी कंपोनेंट को चेक किया। अब इस आईसी को क्या है कि यहाँ पे देखिए एलईडी I2C क्रिएट हो रहा है। अब आप एलईडी I2C का नाम सुने तो अब आप बताइए कि यहाँ C2 और B2 पे हमें कितने वोल्ट चाहिए? आप चैट में लिख सकते हैं इस दोनों पिन पे। ठीक है जी, सही लिखा आपने कि अगर I2C लाइन का जिक्र हुआ तो हमारा यहाँ पे 1.8 वोल्ट चाहिए। अब यहाँ पे 1.8 वोल्ट हमारी आ रही है, तो इसका SCL एंड STA लाइन काम कर रहा है। अब इसको क्या है, इनेबल चाहिए। इनेबल मींस इसको इनेबल करेगा। कौन इनेबल करेगा भाई? तो देख लेते हैं इसको कौन इनेबल करेगा। तो इसको कौन करेगा? सीपीयू इनेबल करेगा, क्योंकि ये लाइन देखिए कहाँ जा रहा है, GPIO 1101 आईसी में जा रहा है। तो 1101 हमारा कौन सा है? ये सीपीयू है। तो सीपीयू इसे क्या करेगा? इनेबल करेगा, DC1 एंड DC2। अब जब ये DC1 एंड DC2 सीपीयू इनेबल करेगा, तब जाकर के ये सिग्नल जो है आपके आईसी को मिलेंगे। अब यहाँ गौर कीजिए एक बात, एक चीज आप ध्यान से गौर कीजिए कि यहां से लेकर के और सीपीयू के बीच में एक भी कैपेसिटर नहीं है। ठीक है, एक भी कैपेसिटर नहीं है। तो अब आप बोलेंगे कि सर ये इनेबल सिग्नल हम कहाँ मापे? आपका सवाल होगा कि सर ये इनेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हैंडसेट को हम ऑन किए तो ये ग्राफिक आईसी को इनेबल मिला या नहीं मिला। अब वहां पे कोई कैपेसिटर नहीं है तो कहाँ चेक करेंगे? तो सिंपल सा सवाल है भैया, आईसी तो उतारने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि साइड में तो कोई पैरेलल कैपेसिटर है नहीं कि आप वहां पे चेक कर लीजिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चेक करने की विधि तो आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो I2C पे तो वोल्टेज आएंगे, लेकिन यहाँ इनेबल जो इस आईसी को इनेबल करेगा, यानी कि स्टार्ट करेगा और इसे रोकेगा, इनेबल एंड डिसेबल करेगा, वो तो हमारा ये करेगा इनेबल 1 एंड इनेबल 2। तो यहाँ पे तो कोई कंपोनेंट लगे हुए नहीं है, लेकिन I2C में तो आपको कंपोनेंट लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ जैसे एलईडी I2C SDA पे क्लिक किए तो यहाँ देखिए एलईडी I2C SDA पे देखिए 2.2K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। चलिए 13 10 एंड 13 11 को कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C। देखिए 13 10 एंड 13 11 यहाँ दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इस दो रेजिस्टेंस पे आपको इनेबल सिग्नल सॉरी रेजिस्टेंस लग करके हमारी वोल्टेज आते हैं। यहाँ देखिए एलईडी I2C SDA एंड SCL। यहाँ पे ठीक है,
तो यहां से जब ये इनेबल होगा, इसका लाइन जो है, इसकी ट्रैक जो है पीसीबी में अगर इंटरनल गया हुआ होगा हबीबुल्ला जी, तो ये तो ऊपर से नहीं दिखेंगे ना, यहाँ से ये डायरेक्ट सीपीयू पे बीप देगा, और अगर आईसी को निकालेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू आएगी यानी कनेक्टेड है। तो यहां से जब ये इनेबल डिसेबल होंगे, जी कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, उसके लिए कंटिन्यूटी के लिए तो इस पॉइंट से और सीपीयू तक जो है आपको देखना पड़ेगा। तो यहां से क्या है कि आपकी ये इनेबल डिसेबल होंगे, तब जाकर के ये VSP VSN आपके डिस्प्ले को मिलेगा। तो ये VSP VSN आईसी के पास में भी दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2314 एंड 2315, यहाँ पे आपकी वोल्टेज बनेगी। तो 2314 एंड 2315 आईसी के दोनों कोने में लगे हुए हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस 2314 एंड 2315, यानी कि यहाँ से हमारी प्लस एंड माइनस वोल्टेज यहाँ अगर बन रही है, तो ये प्लस एंड माइनस वोल्टेज आपके डिस्प्ले के जैक को जाएगा। ठीक है, और ये डिस्प्ले पे जाएगा VSP एंड VSN, यहाँ देखिए। तो VSP एंड VSN जो है, ये दोनों आपके डिस्प्ले के पॉइंट पे आते हैं, और ये डिस्प्ले के दोनों पॉइंट पे भी दो कैपेसिटर लगे हुए हैं 50 एंड 51, यहाँ पे भी आपको वोल्टेज ये बनेगा। यहाँ देखिए 50 एंड 51, माइक्रोस्कोप में भी देख लेते हैं। देखिए ये छोटी छोटी दो 50 एंड 51। अब आपका सिंपल सा सवाल है कि यहां से आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो यहां तक इस दोनों रेजिस्टेंस पे आना चाहिए, VSP VSN जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस पे, ये देखिए इस पे और इस पे, ये दोनों पे उस कैपेसिटर का बीप मिलेगा, क्योंकि वो दोनों एक लाइन से ही जुड़े हुए हैं। ये कैपेसिटर जो है आपकी यहाँ, ये VSP VSN, ये कैपेसिटर आपका वहां रेजिस्टेंस से बजेगा, यानी कि यहाँ इस रेजिस्टेंस से बीप करेगा। ठीक है, तो ये VSP VSN वोल्टेज आपके ग्राफिक्स को इनेबल करने का काम करता है। अगर ये वोल्टेज ना मिले आपके डिस्प्ले को, तो सिर्फ ब्लू लाइट जलेगी, आपके ग्राफिक्स नहीं आएंगे। तो इस वोल्टेज को चेक कीजिए, ब्लू लाइट में या नो ग्राफिक्स में ये वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो इस आईसी का आप वोल्टेज चेक कीजिए, I2C वोल्टेज चेक कीजिए, इनेबल डिसेबल चेक कीजिए, सब सही है तो आईसी को चेंज कीजिए, लेकिन उससे जब पहले इसकी आसपास की सप्लाई को जरूर चेक कीजिए। VSP शुभकांता जी, यही चीज तो मैंने बताया जी, ये ऐसी मिलता है मार्केट में। VSP VSN पे वोल्टेज +5 वोल्ट और -5 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, किसी ने पूछा VSP VSN पे कितना वोल्टेज मिलेंगे, तो +5 वोल्ट और -5 वोल्ट मिलेंगे। +5 वोल्ट को जिस तरह से आप नापेंगे, उसी तरह से -5 वोल्ट पे भी आप अपनी प्रॉड को सटाएंगे तो वहां आपका मल्टीमीटर में माइनस का लोगो चला जाएगा, क्योंकि वहां माइनस में वोल्टेज चले जाते हैं, और प्लस पे पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा, माइनस पे निगेटिव 5 वोल्ट हो जाएगा। तो +5 वोल्ट चाहिए और -5 वोल्ट चाहिए। अगर ये वोल्टेज ना बने तो आपका हैंडसेट में ब्लू डिस्प्ले आएगा, ग्राफिक्स नहीं आएंगे।
चलिए, तो इस हिसाब से हमारी अगली ऐसी आ गया है, देख सकते हैं फ्लैश लाइट एलईडी ड्राइवर, यानी कि आपकी फ्लैश लाइट की जो प्रॉब्लम रहते हैं, आपके डिस्प्ले में फ्लैश लाइट नहीं जलता है या कैमरा के समय में आपकी फ्लैश लाइट नहीं वर्किंग करते हैं, तो इसको भी वर्क कराने के लिए एक आईसी लगा हुआ है। यानी कि आप अभी तक में देखे होंगे तो हर चीज का एक आईसी लगा हुआ है, और हर आईसी को काम करने के लिए सप्लाई चाहिए, उससे जुड़े हुए कुछ कंपोनेंट चाहिए। अगर वो सारे कंपोनेंट सप्लाई अगर उसे मिल रहा है, उस आईसी को सीपीयू से इनेबल चाहिए, अगर वो मिल रहा है तो वो आईसी काम कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा इसका भी सर्किट है कि इसे वीपीएस देखिए पावर मिला है इस आईसी को, पावर मिलने के बाद एक कॉइल लग करके 2.2 हेनरी का, यहाँ गौर कीजिएगा कि देखिए यहाँ 2.2 हेनरी का कॉइल है, लेकिन जो लाइट सेक्शन में आपने कॉइल देखा था वो 10 हेनरी का कॉइल था। तो आपको कुछ पता चल रहा होगा कि 2.2 कम है या फिर वो कम है, 10 हेनरी वाला ज्यादा है। तो लाइट सेक्शन में जो कॉइल्स रहते हैं वो इस सब के मुकाबले 4 गुना 5 गुना ज्यादा हैवी कॉइल होता है। इन पर कितना वोल्टेज आएगा अंशु जी? सिंपल सा सवाल है कि वीपीएस पावर है तो 3.7 वोल्ट आएगा कॉइल पे। अब इसे वोल्टेज मिला, यहां से ये देखिए इनेबल हुआ, यहां से देखिए कैमरा टॉर्च एंड कैमरा फ्लैश ये दोनों यहां से इनेबल हुआ। इनेबल होने के बाद जो है इस आईसी का मैक्सिमम पिन जो है वो ग्राउंड है, यहां से ये 3 पिन ग्राउंड है, कुछ पॉइंट इसके रेजिस्टेंस लगा करके ग्राउंड है, और यहां से फिर जो है सप्लाई देखिए वोल्टेज चेक करने में दिक्कत आप लोगों को कैसे हो जाएगा, जगह जहां आपको जो वोल्टेज यहाँ स्कीमेटिक्स में दिख रहा है वही वोल्टेज आपको उस कंपोनेंट पे चाहिए। अब कैसे चेक करेंगे? तो सर वो तो मल्टीमीटर से चेक होगा ना वोल्टेज की रेंज में। तो यहाँ पे क्या है कि एलईडी की माइनस और प्लस दोनों यहां से निकल रहे हैं आपके एलईडी पे, ऐसी से ही जा रहा है U2402। यहाँ देखिए ये जो छोटी सी आईसी देख रहे हैं आप मदरबोर्ड पे, यहाँ देखिए यहाँ एक छोटी सी आईसी लगी हुई है, नहीं ये वाली आईसी, ठीक है, ये वाली आईसी, इसके जस्ट नीचे में ये कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, ये लगी हुई है। कोई नहीं विजय जी, चाटने का बात नहीं है, समझाने का चीज है। मैं कोशिश करता हूं कि देखिए एक बैच में हर टाइप के स्टूडेंट रहते हैं, किसी को आसानी से समझ में आता है, किसी को आसानी से नहीं समझ में आता है, और किसी को तो बिल्कुल ही निकल जाता है। तो हर टाइप के रहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी भी जो सवाल होगी तो मेरा काम है उसे रिप्लाई देना, जवाब देना। और रही बात, तो कहावत में है कि अगर रेस में लगे रहेंगे तो भले कुछ दिन पीछे रहेंगे और भले कुछ दिन हारेंगे, ठीक है, लेकिन वो जरूर रेस में एक ना एक दिन जरूर दौड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है कि कोई नहीं जल्दी समझ पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैच में वो रहेंगे, धीरे धीरे वो रेस में जरूर एक दिन आगे आ जाएंगे, क्योंकि हर का माइंड एक जैसा नहीं होता है, कोई स्लो समझते हैं, कोई तुरंत समझ जाता है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात तो नहीं समझ में आएगा तो अगली क्लास में वो फिर आ जाएंगे, अगली क्लास में फिर से वो शुरू से देखेंगे, तो उनको धीरे धीरे जरूर समझ में आएगा। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा चीज है, आपको भी मालूम होगा, कि भले कितना भी कमजोर हो लेकिन एक ना एक दिन विजय उसको मिलता ही है। ठीक है, बल्कि हाँ लगे रहने पड़ेगा। कहावत तो बचपन में आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत चर्चित कहावत था
कि करत करत अभ्यास कर चरमत होर सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। ठीक है, काफी बचपन का कहानी है, हम लोगों ने सुना था कि अभ्यास करने से तो क्या नहीं होता है। तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे, सब सीखेंगे। चलिए, तो हम लोग आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। भरतराज विशाल जी, आप भी बीच बीच में मार दिया कीजिए, सही क्या रेट कहा आपने। ओके, चलिए, कोई नहीं। तो कितना सिंपल सर्किट है, हर एक सर्किट का अपना काम करने का तरीका है, और एस्केमेटिक्स आपको वही चीज दिखाता है कि मैं जो भी ऐसी हूं, जो भी हमारी नंबर है, मैं किस तरह से ऑपरेट होता हूं, क्या मुझे चाहिए काम करने के लिए। तो हमें उनकी भाषा में उसे समझना होता है। मोबाइल को समझने के लिए सबसे पहले मोबाइल के से बातें करनी पड़ती है। कहावत में है कि कुछ लोग बातें करते हैं, तो सही बात है, आपको सबसे पहले मोबाइल से बातें करनी पड़ेगी। बातें करने की मतलब है कि उसको जानने के लिए उसकी बनावट को समझना पड़ेगा, फिर आप उसकी तकलीफ को समझ पाएंगे। तो यही है स्कीमेटिक, उसका बनावट। ठीक है, ये एलईडी का ड्राइवर ऐसी है जो आपके फ्लैश लाइट जो जलते हैं कैमरा में, और आपकी फ्लैश लाइट जो जलते हैं टॉर्च में, जब आप टॉर्च इनेबल करते हैं एप्लीकेशन से, या फिर कैमरा में टॉर्च की इनेबल को स्टार्ट करते हैं, तो यही ऐसी आपके फ्लैश लाइट को इनेबल और डिसेबल करता है। जो ऐसी को मैंने अभी दिखाया, इस पे सप्लाई आते हैं, इनेबल डिसेबल आता है, और यहाँ आपकी एलईडी कंट्रोल होते हैं। ये एलईडी ड्राइवर ऐसी है, इसे कहते हैं एलईडी ड्राइवर। जी जी, आ जाएंगे समझ में एचपीजी, तरीके हैं, आएंगे आएंगे, एक या दो बैच में एंट्री कीजिए, फिर से समझ में आ जाएगा। और वीडियो भी जरूर देखिए, वीडियो भी मिलेगी, उसको भी जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आ गए हम कि कैमरा पे। ठीक है, कैमरा पे आ गए कि आपकी हैंडसेट में आपकी कैमरा की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, आपके कैमरा नहीं काम करते हैं, तो कैमरा की प्रॉब्लम रहते हैं तो आप तो दूसरी कैमरा लगा करके देख लेते हैं, दूसरी कैमरा लगा करके देख लेते हैं, और दूसरी कैमरा पे भी सेम एरर आता है, कैमरा नॉट कनेक्टेड। ठीक है, या कैमरा एरर, ये सब कैमरा की प्रॉब्लम है, कैमरा नॉट कनेक्टेड या कैमरा एरर। तो कैमरा को सप्लाई देने का आपके सर्किट में दो तरीका होता है। आपके कैमरा को सप्लाई जो दिया जाता है, पहले सीधी सी बात है कि कोई भी डिवाइस नहीं काम करता है, तो उस डिवाइस को सबसे पहले सप्लाई चाहिए। सप्लाई चेक करेंगे, उसके बाद ही हम उसकी खराब या ना खराब, या अच्छी हो या खराब है, इसकी डिसाइड हम बाद में करते हैं। सबसे पहले तो उसकी सर्किट टेस्ट करेंगे। तो सर्किट टेस्ट में क्या है कि आपकी कैमरा को कैम एवीडीडी देखिए 2.8 वोल्ट मिल रहा है। एवीडीडी का मतलब होता है कि ये हमारी कैमरा क्या है, एवी, यानी कि ऑडियो एंड वीडियो डिटेक्टेड होता है, इसलिए एवीडीडी के नाम से इसे जानते हैं। जो कैमरा की सप्लाई होती है उसे एवीडीडी के नाम से जानते हैं। जो हमारे कैमरा का सप्लाई होता है, वो स्पेशल कैमरे की सप्लाई को एवीडीडी ही कहा जाता है। तो कैम एवीडीडी सप्लाई को आपके सर्किट में दो तरीके से बनाया जाता है, या तो एलडीओ आईसी लगा करके, या नहीं तो आपकी पावर आईसी से। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मेगापिक्सल की कैमरा है, मान लिया जाए 64 128 मेगापिक्सल की कैमरा है, तो उसकी सप्लाई ना आएगी एलडीओ सर्किट से, क्योंकि उसे ज्यादा वोल्टेज चाहिए काम करने के लिए। अगर छोटी कैमरा है 8-16 मेगापिक्सल की, तो उसकी सप्लाई ना आपके पावर आईसी से भी दिए जा सकते हैं। तो इस सर्किट में कहां से सप्लाई आया है, इस चीज को देखने के लिए कि यहाँ देखिए एलडीओ आईसी है, तो अगर ये आईसी आपके सर्किट में होगा तो इसके नंबर को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि यहाँ हमारा कैमरा का ऑप्शन खाली है, इसके नीचे में ये हमारा है U2401। तो सर्किट में देख लेते हैं दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ देखिए कैमरा का ऑप्शन खाली है। ठीक है,
और यहाँ पे ये एलडीओ ऐसी इसे देना चाहिए था, बट इसने नहीं दिया। ठीक है, इसने ये सर्किट इसने यहाँ स्किप कर दिया। ठीक है, ये सर्किट को इसने स्किप किया कि इसने ये एलडीओ ऐसी इसने नहीं लगाया। तो भाई नहीं लगाया तो फिर कैमरा चलेगा कैसे? ये जो हमारी कैमरा है, ये कैमरा ऑन कैसे होगा अगर इसने ये सप्लाई नहीं दिया है? तो ये सप्लाई अगर इसने नहीं दिया है तो ये कैमरा चलेगा आपकी पावर ऐसी से। ठीक है, क्योंकि कैमरे के सप्लाई मिलने के दो तरीके हैं, या तो पावर या तो एलडीओ। एलडीओ और पावर, तो अगर आप एलडीओ इसमें स्किप कर दिया कंपनी, यानी नहीं दिया, तो इसकी वोल्टेज मिलेगा यहाँ पावर ऐसी से। यहाँ देखिए कितनी है वोल्टेज इसकी, 2.8 वोल्ट। 2.8 वोल्ट, तो हम R2401 को सर्च कर लेंगे तो ये वोल्टेज हमारा जो है इसकी एवीडीडी वोल्टेज यहाँ से बनेगा। ये वोल्टेज देखिए यहाँ से बनेगा आउटपुट 2402। यहाँ देखिए इसके जस्ट नीचे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस आपके कैमरा को सप्लाई देने का काम कर रहा है, ये वाली रेजिस्टेंस। क्योंकि यहां से ये सप्लाई आया, ये तो ऐसी जब है ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, जब ये ऐसी है ही नहीं तो यहां से तो आउटपुट इसको मिलेगा नहीं, तो इसको आउटपुट देगा कौन? तो इसको आउटपुट देगा ये वाली 2402, ये 2402 देगा इसे आउटपुट, ये वाली यहां से कैमरा एवीडीडी, यहाँ देखिए ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये 2.8 वोल्ट आते कहां से हैं? फिर पावर से आते हैं ये 2.8, तो इसको आप क्लिक कीजिए तो यहां देखिए कैम 2.8 वोल्ट एवीडीडी कैमरा एनालॉग यहां दिया हुआ है। अब ये वोल्टेज यहां से आ रहा है, आपने देखा यहां से आ रहा है। अब यहां से आ रहा है भाई, ठीक है, तो हम पीछे जरा चलते हैं। सेकेंड लाइन है, ये देखिए VREG L5 L22 पिन है, 22 नंबर बॉल है इसके, VREG L22। यहां से ये वोल्टेज आ रहा है PM 8937। अब PM 8937 आपका जो है यहाँ से ये 7 नंबर की जो है ये यहाँ से वोल्टेज बना रहा है कैमरा एवीडीडी। अब इसमें क्या है कि यहाँ एक कैपेसिटर लगे हुए हैं और देखते हैं यहाँ नहीं लगा हुआ है, यानी कि लास्ट में एक कैपेसिटर है C0 931, इसको कॉपी कीजिए। तो C0 931 यहाँ हम देख पा रहे हैं। अब देख लेते हैं पावर ऐसी। चलिए यहाँ पे 3 है, मिला लेते हैं एक बार। तो ऊपर से सेकेंड, यहां देखिए ऊपर से ये वाली, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये दिख रहा है। तो यहां से जो हमारा 2.8 वोल्ट निकलता है, अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा है कि सर्किट की पूरी चारों तरफ की आइडिया धीरे धीरे आपको मिल रहे हैं कि यहां से जो 2.8 वोल्ट निकल रहा है वो हमारी कैमरा का 2.8 वोल्ट सप्लाई है। और अगर ये वोल्टेज यहां से नहीं बने तो वहां पे आप कितनी कैमरा पे कैमरा लगाते जाइए, आपका हैंडसेट पे कैमरा इनेबल नहीं होगा। ठीक है, तो जब आपकी कैमरा की फॉल्ट आती है तो सबसे पहले तो आप इसकी सप्लाई चेक करेंगे, और अगर उसकी सप्लाई ओके है तो जा करके आप उसकी अगली सर्किट चेक करेंगे, यानी कि उसका कैमरा का कनेक्टिविटी। और कैमरा पे भी मीपी लाइन आते हैं, यानी ग्राफिक लाइन आते हैं, और कैमरा पे ग्राफिक लाइन सीपीयू से आता है, जिसे मीपी लाइन कहा जाता है। तो चलिए हम सर्किट पे चलते हैं। ये वाली कैपेसिटर, यानी कि ये कैपेसिटर आपके जस्ट पावर आईसी के बगल में है। यहाँ सर्किट में तो देखने से काफी लंबा दूरी लगता है कि ये कहाँ होगा नहीं होगा, बल्कि जब आप इसे जाएंगे बोर्ड पे तो ये आसानी से बोर्ड पे दिख जाएगा कि यहाँ पे इस कैपेसिटर पे 2.8 वोल्ट जो बन रही है वो हमारे कैमरा का स्पेशल सप्लाई है। देखिए वहां पे हम जब क्लिक किए तो ये मुझे यहाँ लेके आ गया, जबकि दोनों पेज में कितनी दूर की दूरी है। ठीक है, तो यहां से ये हमारी कैमरा एवीडीडी,
तो अब देखिए यहाँ से आपकी कैमरा को काम करने के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, कैमरा पे अभी सवाल उठ गया, तो चलिए कैमरा पे आ गए हैं। तो कैम एवीडीडी वोल्टेज हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए मिल गया कैम एवीडीडी। ठीक है, तो फर्स्ट सप्लाई कैम एवीडीडी, कैम एवीडीडी, कैम एवीडीडी। तो चलिए एक सप्लाई मिल गया, ये आपकी कैमरा के बगल में भी ये कैपेसिटर होने चाहिए। चलिए कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ये कैपेसिटर, यहाँ पे है। और उसके बाद आपके कैमरा को काम करने के लिए चाहिए 1.2 वोल्ट, कैम 1.2 वोल्ट चाहिए। अगली वोल्टेज, एक वोल्टेज 1.2 वोल्ट, एक वोल्टेज 2.8 वोल्ट और एक वोल्टेज चाहिए 1.8 वोल्ट। ठीक है, यानी कि ध्यान से देखिए, तो आपके कैमरा को काम करने के लिए 1, 2 और 3 वोल्टेज चाहिए। ये 3 वोल्टेज अगर आपके कैमरा को मिलेगा तब आपका कैमरा स्टार्ट होगा। और अगर 3 वोल्टेज ये मिल रहे हैं, उसके बाद कैमरा में भी देखिए I2C लाइन क्रिएट हो रहा है, SCL एंड SDA, सीरियल डेटा एंड सीरियल क्लॉक, यानी कैमरा को भी तो ऑपरेट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, तो I2C लाइन, सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक, 1.8 वोल्ट की सप्लाई, 1.2 वोल्ट की सप्लाई एंड 2.8 वोल्ट की सप्लाई। तो ये सब सप्लाई जब आप चेक कर लेते हैं, जब सही रहता है, उसके बाद हम इस कैमरे को चेंज करते हैं। और चेंज करने के बावजूद भी नहीं कनेक्टिविटी बनता है, फिर इसकी इस ग्राफिक्स लाइन को चेक करते हैं। ये देखिए MIPI लाइन, ये MIPI लाइन का मतलब होता है कि ये सीपीयू से कनेक्टेड रहते हैं। ये आपकी सीपीयू में चले जाएंगे, MIPI CL, CL के P, यहाँ देखिए CL के P। ठीक है, यहाँ से ये आपकी ये आपकी ये सीपीयू से कनेक्ट करेगा ये MIPI। कैमरा पे आप जब भी वोल्टेज चेक करेंगे तो कैमरा की देखिए ये जो एलईडी वोल्टेज है, ये वोल्टेज जब आप कैमरा को स्टार्ट करेंगे तब ये बनेगा। ठीक है, और ये जो दो वोल्टेज है डीवीडीडी एंड ये वीआरईजी L8 1.8, ये बाय डिफॉल्ट बनेगा। और ये वोल्टेज भी जब आप कैमरा को स्टार्ट करेंगे तब बनेगा। 1.2 एंड 1.8 जब आप कैमरा ऑप्शन पे टिपेंगे तो ये वोल्टेज बनेगा। और ये जो 1.8 है ये वीआरईजी है, ये वोल्टेज आपका बाय डिफॉल्ट बनेगा। तो ये सब जितनी भी छोटी वोल्टेज है, ये सब छोटी वोल्टेज कहां से आती है, चलिए इस चीज को देख लेते हैं। देख लीजिए यहां से, इसे ध्यान से देखिए। ये जो आपके पावर आईसी का सेक्शंस है, ये सारे के सारे जो वोल्टेज है आपके मदरबोर्ड में, जो छोटी वोल्टेज है, ये वीपीएच लाइन को छोड़ करके है। वीपीएच लाइन को छोड़ करके है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि जो हमारे पीएमआईसी है, ये पीएमआईसी वीपीएच लाइन तो लेता ही है। ठीक है, वीपीएच लाइन लिया, वीपीएच लाइन 1 2 3 4 वोल्टेज ये लेते हैं। ठीक है, ये वीपीएच 3.7 ये तो लिया। लेकिन जब आप अपने हैंडसेट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है,
स्टार्ट करने के बाद जैसे जैसे आप अपने फंक्शंस को इनेबल करते हैं, कैमरा खोलते हैं, गाना बजाते हैं या ऑडियो बजाते हैं, तो जैसे जैसे इसको सीपीयू का सिग्नल मिलता है, यानी कि ये हमारी क्या है, सीपीयू है। तो सीपीयू से जिस हिसाब से इसे इनेबल मिलते जाएंगे, जिस जिस सेक्शंस की इसे इनेबल मिलेगा आपके पीएम को, क्योंकि जो भी चीज को आप ओपन करेंगे वो तो सीपीयू और ईएमएमसी के कम्युनिकेशन पे ही काम करता है, तो उस तरीके से इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो होता चला जाएगा, ये उस वोल्टेज को बनाते चले जाएगा। जैसे जैसे आप यहाँ फंक्शंस को ऑपरेट करेंगे उस हिसाब से इसकी वोल्टेज 1.0, 1.2, 1.8, 2.2, 2.8, 3.3, ये सब सभी वोल्टेज जो है बनाएगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ डिफॉल्ट वोल्टेज होते हैं। डिफॉल्ट वोल्टेज का मतलब होता है कि आपकी हैंडसेट में वो वोल्टेज प्रॉपर बनेंगे ही बनेंगे। प्रॉपर बनने का मतलब होता है कि जैसे कि आप अपनी ले लीजिए सीपीयू का सप्लाई, ठीक है, वो हमेशा बनेगा ही बनेगा, वो किसी चीज का इंतजार करेगा नहीं। पहली सीपीयू का सप्लाई, दूसरा ईएमएमसी का सप्लाई, वो भी बाय डिफॉल्ट है, वो हमेशा बनता रहेगा, ठीक है। तीसरा I2C लाइन पे जितने भी सप्लाई जाते हैं 1.8 वोल्ट की लाइन, चलिए हम यहां आ जाते हैं, ठीक है। यहां देखिए VRAG L5 1.8, ठीक है, और ये वोल्टेज 1.8, ये सप्लाई तो आपका कंटिन्यू बनता रहेगा। दूसरी ले लीजिए आपका ये 1.2 DDR और ग्राफिक्स लाइन का, ये कंटिन्यू बनता रहेगा। और इसके बाद आ जाइए आप EMMC की सप्लाई 2.9, EMMC की सप्लाई, ये भी कंटिन्यू बनता रहेगा। तो ये सब जो सप्लाई है, अब जैसे सवाल हो जाता है कि आपके हैंडसेट में डायरेक्ट कंपोर्ट बन रहे हैं, ठीक है, तो मैं ये भी कहता हूं कि आप उसकी EMMC का सप्लाई चेक कीजिए। तो यहां से आप देखिए, ये क्लिक करेंगे तो ये आपको कहां लेके चला आएगा, आप यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, VCC एंड VCCQ। अब VCC आपको मालूम है कि 2.9 वोल्ट हमारा या 2.8 वोल्ट ये हमारा VCC मेन सप्लाई होता है, हमारी EMMC की मेन सप्लाई, ठीक है। और VCCQ हमारा क्या है, देखिए यहां से 1.8 वोल्ट, यानी कि ये वही 1.8 वोल्ट है जो कि आपके I2C लाइन पे जाता था 1.8 वोल्ट। I2C लाइन पे, I2C लाइन जितने सर्किट में I2C बने हैं, पावर ऐसी में या फिर जितने भी फ्यूल गेज ऐसी हैं, जो भी ऐसी है जहां पे भी ये 2.2 किलो का I2C लाइन बना था, वही I2C लाइन पे जो जाने वाली 1.8 वोल्ट की सप्लाई आपके EMMC को भी मिलता है, ठीक है। अब जरा आप सोचिए कि अगर ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई आपके सर्किट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी शॉर्ट होने की वजह से ड्रॉप कर देता है, तो क्या आपका हैंडसेट चालू होगा? आपको लगता है कि आपके हैंडसेट चालू हो जाएंगे? ठीक है, तो यहां बात यह होती है कि जब आप लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल पे आते हैं तो आपको पता चलने लगता है कि भाई साहब सिर्फ बैटरी कनेक्टर और प्राइमरी लाइन, आप VPH लाइन ही जाने से मोबाइल नहीं बनेगा, ठीक है। जब आप थोड़ी सी अपडेट होते हैं तो आपको तब धीरे धीरे नॉलेज में आने लगता है कि हमारी दुनिया ना, मोबाइल फोन की दुनिया सिर्फ बैटरी कनेक्टर और PMIC और VPH लाइन तक ही सीमित नहीं है, आगे भी बहुत कुछ है कि जो कि हमारे फोन ना चालू होने का वजह और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये सब सभी चीज को आप तभी समझ पाते हैं कि जब तक आपको उसकी एक कंप्लीटली सर्किट का एक आपको ट्रेसिंग नहीं दिखता है, जब तक आपको उसकी सारे वर्किंग्स नहीं समझ में आते हैं। तो हमारे सर्किट में कहीं से भी अगर एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए जो कि हमारे 1.8 लाइन से है, 2.9 वोल्ट लाइन से है, कहीं से भी अगर वो शॉर्ट हो जाता है तो हमारी हैंडसेट बंद हो जाएंगे, एकदम कंप्लीट डेड, ठीक है। तो ये EMMC की सप्लाई है। अब आप EMMC की सप्लाई मदरबोर्ड पे चेक करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई एक कैपेसिटर को सर्च कर लीजिए, 1805 को,
यहाँ देखिए, यहाँ 1805 है जो कि आपके सीपीयू का सप्लाई बना रहा है, वीसीसी सप्लाई। चलिए, आपको दिख गया होगा कैपेसिटर वीसीसी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारे ईएमएमसी का ये मेन वीसीसी सप्लाई है, यानी ईएमएमसी का मेन सप्लाई यहाँ पे कैपेसिटर के थ्रू। यहाँ पे हमें 2.8 और 2.9 वोल्ट आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो एक सर्किट से काफी कुछ मिलता है, काफी कुछ क्या, पूरी सर्किट का सब कुछ आपको दिख जाएगा। और अगला जो है वीसीसी क्यू वोल्टेज हमारा C1811 पे ले लीजिए, तो इसके सामने ही है। ये देखिए, ये वाली, ये देखिए, ये कैपेसिटर, ये वीसीसी क्यू है, ये वीसीसी क्यू, वीसीसी क्यू। ठीक है, अब आप देखिए कि ये 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई है कहां कहां जाता है, काफी जगह ये रन करते हैं। चलिए, अब ये लेके चला है आपको आरएफआईसी पे। तो चलिए, आरएफआईसी को हम बाद में देखेंगे, और हम इसकी जो रनिंग है कि हमारे पावर ऐसी जो सीपीयू और ईएमएमसी के लिए जो सप्लाई जनरेट करते हैं, हमारा पावर ऐसी सीपीयू के लिए, उस सप्लाई को भी एक बार जरा चेक कर लेते हैं। तो आपके पावर ऐसी के बगल में जो बड़े बड़े क्वाइल जो भी लगे रहते हैं, इसे हम लोग वीआरईजी क्वाइल के नाम से जानते हैं, और बक क्वाइल भी इसे कहा जाता है। वीआरईजी लाइन, वीआरईजी लाइन, वीआरईजी क्वाइल, ठीक है, बक क्वाइल। तो इस कौन सी क्वाइल पे कितने वोल्टेज आते हैं ये भी आप देख सकते हैं। इसे कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है। यहां से आपको दिखेगा क्वाइल का 801, 802, 803, 804, 805, ठीक है, ये 5 क्वाइल, 2 4 2 6 क्वाइल यहाँ लगे हुए हैं। और यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 6 क्वाइल लगे हुए हैं, ठीक है। ये 6 क्वाइल यहाँ लगे हुए हैं, और ये 6 क्वाइल की सप्लाई कहाँ जा रहा है, ठीक है, 6 क्वाइल की सप्लाई कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ बात होता है कि जब आपके हैंडसेट कभी कभी डेड रहते हैं, कभी कभार सवाल आता है कि हैंडसेट सर डेड है, और मैंने चेक करा तो वीपीएस लाइन भी बन रहा है, पावर बटन पे वोल्टेज भी आ रहे हैं, और हैंडसेट में मैंने पावर ऐसी के आजू बाजू भी शॉर्टिंग चेक करा, कैपेसिटर पे तो कहीं शॉर्टिंग भी नहीं है, लेकिन हमारा हैंडसेट चालू नहीं हो रहा है, ठीक है। समझिएगा थोड़ा सा बातों को। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा सीपीयू को सप्लाई प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सीपीयू को सप्लाई बनाती है ये सारे कॉइल्स, क्योंकि सीपीयू को चाहिए क्या,
वोल्टेज कम चाहिए बट एम्पियर भरपूर चाहिए। आपकी जो सीपीयू आईसी है इसको वोल्टेज कम चाहिए, ये 1.2 1.8 वोल्ट पे ही काम करता है, लेकिन इसको एम्पियर चाहिए ज्यादा। तो एम्पियर बनाने के लिए उसको बक कॉइल के थ्रू सप्लाई दिया जाता है, ताकि वो सप्लाई में जो है मजबूती बना रहे, स्टेबल बना रहे, और कॉइल के थ्रू जो सप्लाई जाती है वो सप्लाई फ्लक्चुएट नहीं के बराबर करता है, क्योंकि वो स्टेबल सप्लाई हो जाता है। तो सीपीयू को एक स्टेबल सप्लाई देने के लिए इसे एम्पियर ज्यादा चाहिए, तो इसे बक कॉइल के थ्रू इसे सप्लाई दिया जाता है। अब इन सभी कॉइल्स की सप्लाई कितनी होनी चाहिए, अगर आप मोबाइल को ट्रेस करेंगे तो इसकी सप्लाई कितनी होनी चाहिए वो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, 1.2 वोल्ट, 1.2, 1.2 जी, और 1.3, 2.5 एंड 1.2। ये सब सप्लाई जो है आपके ईएमएमसी के लिए, सॉरी पावर सीपीयू के लिए बनते हैं। इतनी सारी वोल्टेज जो है ठीक है, तो ये सब सारी वोल्टेज आपके सीपीयू को चाहिए, और ये वोल्टेज सारा आपका पावर ऐसी बनाता है। अब अगर किसी कॉइल की वोल्टेज नहीं बन रहा है, ठीक है, सपोज दैट कि आपकी ये वोल्टेज नहीं बन रहे या फिर कोई एक वोल्टेज नहीं बन रहा है जी, हेनरी मीटर मिलता है, उसे एलसीआर मीटर के नाम से जानते हैं, एलसीआर मीटर। हेनरी मीटर मिलता है, एलसीआर मीटर कहते हैं उसे। तो ये कॉइल्स पे आपको वोल्टेज नापने हैं 1.2 हो। अगर ये नहीं आता है तो दो वजह हो सकते हैं कि यहां आप ध्यान दीजिए कि इस कॉइल में कोई कैपेसिटर भी लग करके ग्राउंड नहीं, ठीक है, ठीक है, पावर फॉर एमएसएम कोर सेक्शन यानी एमएसएम इन सीपीयू होता है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई कैपेसिटर भी नहीं है, तो ये वोल्टेज डायरेक्ट निकल करके आपके सीपीयू में एंट्री करता है। चलिए यहां से देखते हैं S2 1.25, S2 1.25 जी, कैपेसिटर जरूर लगे हुए हैं, अगली वाली सर्किट में था इसका कैपेसिटर, वहां पे नहीं दिखा। तो यहाँ पे देखते हैं VREG S2 1.25, यहाँ पे देखिए इतने सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, इतनी सारी कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर है कहाँ, तो देख लेते हैं, C15 67 58 64 63 64 2.2। अब आप देख सकते हैं कि ये सब जो कैपेसिटर है आपके मदरबोर्ड में, ये सब सारी सीपीयू के सप्लाई लाइन में लगा हुआ है। चलिए हम मदरबोर्ड पे दिखाते हैं। ठीक है, यहां से ये जो भी आप कैपेसिटर देख रहे हैं, ये सब सारी कैपेसिटर हमारे सीपीयू के सप्लाई लाइन में लगा हुआ है। तो यहाँ इतनी सारी कैपेसिटर है। अब ये भी हो सकता है कि सप्लाई सीपीयू को नहीं मिल रहा है, इनमें से कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गया हो। तो इस चीज को समझने के लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज बन रहे हैं, तो यहां से इस कॉइल को आपको रिमूव करना होगा। कॉइल को अगर आप रिमूव करेंगे, इससे ये पता चल जाएगा कि ये शॉर्टिंग पावर की तरफ से लगी हुई है या फिर सीपीयू की तरफ से लगा हुआ है। तो यहां से दो छोर बनेंगे, पता चल रहा है कि ये सपोज दैट कि सीपीयू की तरफ से शॉर्टिंग आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ये 1.2 वोल्ट की लाइन है, 1.25 वोल्ट की, यानी 1.2,
वोल्ट की लाइन है। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्टिंग रिमूव करने के लिए काफी लोग शॉर्ट किलर इस्तेमाल करते हैं, तो ध्यान रखना है कि 1.2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट या 2.2 वोल्ट की जितनी भी लाइंस है, वहां पे आपको जो है 3.7 वोल्ट की जो बैटरी से जो शॉर्ट किलर आप लोग बनाते हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी सीपीयू भी आपकी खराब हो जाएंगे। तो वहां पे हमें इस्तेमाल करने हैं शॉर्ट किलर। शॉर्ट किलर से यहाँ पे मात्र 1.0 वोल्टेज या फिर 0.9 वोल्टेज ही हम यहाँ एंट्री करेंगे, और अपनी जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर पे आप रोजिन लगा देंगे तो आपका शॉर्टिंग फाउंड हो जाएगा। और अगर कैपेसिटर में शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे अगर रोजिन डाल देंगे और रोजिन डालने के बाद इस कॉइल पे सप्लाई देंगे तो आपका शॉर्टिंग फाउंड हो जाएगा। तो रोजिन मेथड आप लोगों को मालूम होगा, रोजिन स्मोक। तो इस तरीके से हम लोग इसकी सप्लाई को चेक करते हैं, और जब हमारा हैंडसेट की पावर सेक्शन ओके रहते हैं, 1 वोल्ट अगर आप सेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एम्पियर जो है 5-6 एम्पियर तक जनरेट करेगा। 5 एम्पियर में आपके शॉर्टिंग निकल जाएंगे। ठीक है, तो यह सवाल होता है कि अगर आपकी पावर सेक्शन सही है, पावर सेक्शन अगर आपके सही है, तो आपकी जो सीपीयू है उस पोर्ट वो अगर नहीं बना रहा है, तो आप सीपीयू की जो स्पेशल सप्लाई है बक कॉइल के थ्रू उस सभी स्पेशल सप्लाई को चेक कीजिए, और अगर उसमें शॉर्टिंग है तो उसे रिमूव कीजिए। अगर स्पेशल सप्लाई जो बक कॉइल की सप्लाई है अगर ये बनेगा तो आपके सीपीयू पोर्ट जरूर बनाएंगे। चलिए, तो 5 बज चुका है, आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं। कल का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो हम लोग कल नेटवर्क सेक्शन को देखेंगे, और उसके बाद जो है बीटमैप को फाइनल करेंगे। बीटमैप डायग्राम, बीटमैप भी अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो कल नेटवर्क सेक्शन को देखने के बाद बीटमैप को देखेंगे। एक कॉल आ रहा है। हेलो, अब इससे आगे की जो टॉपिक है वो हम कल कवर करेंगे, जिसमें कि नेटवर्क सेक्शंस वगैरह समझा देंगे, और नेटवर्क सेक्शन के बाद जो है बीटमैप का इस्तेमाल समझा देंगे, क्योंकि अब इससे ज्यादा मुझे अभी तो नहीं बोल पाऊंगा, काफी ज्यादा थक चुका हूं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग। जी बताइए, 5 बज गया है, समय तो नहीं हमारे पास। तो जरा आप लोगों का कोई एस्केमेटिक्स में अभी कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ हो तो पूछिए। चलिए, कमल जी, कमल हसन जी बताइए। जी बताइए बताइए। सर मेरा आपका आवाज कट रहा है कमल जी। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सीपीयू तरफ का शॉर्टिंग है या पावर तरफ का शॉर्टिंग है, वो कौन सा बकवाल निकालने के बाद चेक कर सकेगा? ओके, देखिए, हालांकि मैं आपको फॉल्ट फाइंडिंग की जो क्लास है मैं एस्केमेटिक्स के बाद एक बार मदरबोर्ड पे बताऊंगा कि किस तरह से फॉल्ट को मदरबोर्ड पे भी हम लोग ट्रेस करते हैं डीसी पावर सप्लाई मशीन में।
क्योंकि डीसी पावर सप्लाई मशीन की क्लास होगी तो वो मैं उसमें बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि अगर आपकी जो हैंडसेट में शॉर्टिंग है तो देखिए बक कॉइल लगा हुआ किसके किसके बीच है, सबसे पहले इस चीज को समझिए। बक कॉइल हमारा लगा हुआ है पावर आईसी और सीपीयू की सप्लाई के बीचों बीच लगा हुआ है। और अगर बक कॉइल में शॉर्टिंग रहती है तो आपका हैंडसेट पोर्ट कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि सीपीयू का मेन सप्लाई ही बंद हो जाएंगे तो आपका हैंडसेट कभी स्टार्ट नहीं होगा और वो पोर्ट भी नहीं बनाएंगे। तो उस तकलीफ में होता क्या है कि हम जब बक कॉइल को वहां से निकाल देते हैं तो बक कॉइल की दो पॉइंट बनते हैं, एक पॉइंट की रास्ता सीपीयू तरफ जाता है और दूसरे पॉइंट की रास्ता पावर आईसी की तरफ जाते हैं। तो अब आप चेक करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक तरफ ही शॉर्टिंग मिलेगा, या तो पावर आईसी की तरफ मिलेगा या सीपीयू की तरफ मिलेगा। तो अब अगर सीपीयू की तरफ शॉर्टिंग मिलता है तो उस रास्ते में लगे कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकते हैं या सीपीयू भी शॉर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को चेक करने के लिए उस पर रोजिन अप्लाई करेंगे और रोजिन अप्लाई करने के बाद वहां पे 0.9 या 0.8 वोल्ट अप्लाई करेंगे। अगर उससे शॉर्टिंग नहीं निकलता है उसके बाद हम सीपीयू को रिमूव करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके। जी अक्षय जी बताइए। सर मैंने बोल रहा था कि इसमें अपने ये जो बक कॉइल होती है और बूस्ट कॉइल होती है उसमें क्या अंतर होता है? बक कॉइल में और बूस्ट कॉइल में हेनरी का फर्क होता है। हेनरी मतलब पावर का, कॉइल कॉइल का भी पावर होते हैं कि वो कितनी सप्लाई को मजबूत बना सकता है। तो जो लाइट सेक्शन में जो कॉइल्स रहते हैं उसका हेनरी ज्यादा रहता है, वो 10 हेनरी 12 हेनरी की कॉइल रहते हैं। और जो बक लाइन में जो कॉइल रहता है वो मात्र 2 हेनरी के कॉइल रहते हैं। तो आप सोचेंगे कि बक लाइन की कॉइल को निकाल करके मैं लाइट सेक्शन में लगा दूं तो वो नहीं काम करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके मान का फर्क होता है। और वीआरजी कॉइल और बक कॉइल अलग अलग होते हैं क्या एक ही होते हैं? क्या चीज? जो वीआरजी कॉइल दो कॉइल बताए थे ना आपने, बक कॉइल और वीआरजी कॉइल। नहीं, जो VREG लाइंस में जो कॉइल्स लगे रहते हैं उसे VREG लाइंस कहते हैं। VREG लाइंस बनता कैसे है, तो पावर ऐसी से जितनी भी छोटी वोल्टेज बन के निकलती है, जितनी भी छोटी वोल्टेज चाहे वो 0.5 से लेकर के 3.3 वोल्ट तक हो, उन सभी लाइन को VREG लाइन कहा जाता है। ठीक है, हाँ, और ये अपने एक और बीपीएच पावर बनाता है ना, बीपीएच वोल्टेज, तो 3.7 सब 3.7 ही बनाता है या तो कम ज्यादा बनाता है? नहीं, VPH पावर जितने भी फोन होंगे सब फोन में वो 3.7 ही बनाएगा। अच्छा, और इसमें कौन कौन से सेक्शन में लगा रहता है ये 3.7 वोल्टेज का बीपीएच पावर का? 3.7 वोल्ट आपके जो है मदरबोर्ड के 70% सेक्शंस में ये वोल्टेज जाते हैं, 70 to 80% सेक्शंस में। अच्छा, और ये एलडीओ आईसी का मेरे को समझ नहीं आया था, एलडीओ आईसी का। एलडीओ आईसी जो है उसे लो ड्रॉप आउट आईसी कहते हैं। एलडीओ आईसी का इस्तेमाल तब किया जाता है कि जब हमारी पावर आईसी को सप्लाई की लोडिंग बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर कंपनी अगर उस फोन में कोई नए फीचर्स स्टार्ट करते हैं तो वो पावर आईसी से सप्लाई ना लेकर के वो VPH लाइन से ही एक सप्लाई को जनरेट करता है। जिस सप्लाई को जनरेट करने के लिए उसे 4 पिन की एक आईसी लगानी पड़ती है जिसे एलडीओ आईसी कहते हैं। उस आईसी में एक ग्राउंड होता है, एक VPH इनपुट होता है 3.7 वोल्ट और एक इनेबल पॉइंट होते हैं जो सीपीयू से कनेक्टेड होता है और फिर उससे आउटपुट निकलते हैं 1.8 वोल्ट 2.8 वोल्ट। जिस नंबर की आईसी लगेगी उतने वोल्टेज वो आउटपुट करेगा, उसे कहते हैं एलडीओ किस काम में आता है? वोल्टेज को वोल्टेज बढ़ाने के लिए वो एलडीओ का काम होता है लो ड्रॉप आउट, यानी कि बड़ी वोल्टेज से वोल्टेज को छोटी करने का काम होता है एलडीओ का। अच्छा, ज्यादा वोल्टेज को कम करने का काम यानी स्टेप डाउन भी कह सकते हैं शॉर्ट शब्दों में। और कितने एलडीओ लगे रहते हैं एक फोन के अंदर? हाँ जी, एलडीओ कितने लगे हुए हैं? तो एक मोबाइल के अंदर कितने एलडीओ एक मोबाइल के अंदर आपको कम से कम 2-3 तो मिलेंगे और नए सर्किट जो आएंगे उसमें आपको 5-7-10 भी मिल सकते हैं। अच्छा, और सर ईएन सिग्नल का जो है वो ईएन सिग्नल ओनली 1.8 हर सीपीयू को एक्टिवेट करने के लिए काम में आता है, हर सेक्शन में आता है? ईएन सिग्नल जो है उसे इनेबल सिग्नल कहते हैं। ये सिग्नल जो होती है वो 0.5 से लेकर के मैक्सिमम 1.0 वोल्ट तक वहां आपको मिल सकता है ईएन सिग्नल पे। वो ईएन को एक्टिवेट करने के लिए काम में आता होगा, मतलब जैसे हाँ, किसी भी आईसी को इनेबल डिसेबल करने के लिए जो है ईएन सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। वो हर सेक्शन में लगा होता है, जैसे नेटवर्क सेक्शन में, लाइट सेक्शन में। ईएन सिग्नल उसी आईसी को जरूरत पड़ता है जो आईसी की सीपीयू की कमांड पे काम करते हैं, जैसे लाइट आईसी, उसके बाद एलडीओ आईसी, उसके बाद आपका ग्राफिक आईसी, ये सब सभी आईसी को जो है ईएन सिग्नल की आवश्यकता होती है।
अच्छा, इसे 0.5 से लेके 1.8 तक दिया जाता है। जी। और सर जैसे लाइट का जो डायोड रहता है, लाइट का डायोड किस तरह कैसा काम करता है? जैसे नॉर्मल डायोड होते हैं, डायोड कितने नहीं, प्रकार के नॉर्मल होते हैं? डायोड और लाइट की डायोड में फर्क होते हैं। जैसा कि नॉर्मल आप कॉइल और बूस्ट कॉइल में जिस तरह से आपने समझा कि हेनरी का फर्क होता है, उस तरह से नॉर्मल डायोड और बूस्ट जो रेक्टिफाइड डायोड होते हैं, दोनों में वोल्टेज की फर्क होती है। जो रेक्टिफाइड डायोड होते हैं वो 30 वोल्ट तक भी नहीं जलता है, और नॉर्मल डायोड पे जैसे ही उसकी मान से ज्यादा वोल्टेज होगी तो वो जल जाएगा। लाइट सेक्शन में कौन सा वोल्टेज डायोड लगे रहते हैं? रेक्टिफाइड डायोड लगे रहते हैं। हाँ, उसे हम लोग रेक्टिफाइड डायोड कहते हैं। उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं सर? उसकी टेस्टिंग मल्टीमीटर से करते हैं। सही होगा तो एक तरफ से वैल्यू आएंगे, खराब होगा तो दोनों तरफ से वैल्यू आएंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके। चलिए मोबाइल डॉक्टर जी। सर नमस्कार। जी जी नमस्कार। सर मेरे पास सैमसंग J6 प्लस है, उसमें रिंगर प्रॉब्लम है सर। वो उसका प्रॉब्लम ये है कि रिंगर आवाज ड्र करके बस आ रहा है, और रिंगर चेंज करके देख लिया मैंने। उसका जो लाइन है प्लस और माइनस कॉइल और कैपेसिटर तो होते हुए डायरेक्ट पावर में जा रहा है सर। तो क्या है सॉल्यूशन उसका? J6 है, रिंगर ऐसी यानी रिंगर नहीं बज रहे हैं, सिर्फ उसमें गड़गड़ाहट की साउंड है। चलिए, जी उसका ना J6 प्लस रिसीवर और माइक काम कर रहा है। जी रिसीवर यानी ईयर स्पीकर और माइक काम कर रहा है। जी जी ओके। तो देखिए, उसकी ऑडियो ऐसी से प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सकता है कि आपकी जो वो ऑडियो ऐसी है, सबसे पहले आप उसकी फर्स्ट सप्लाई चेक कीजिए। सप्लाई सेट चेक करने के बाद आईसी के आजू बाजू जितने भी पैरेलल सीरीज कंपोनेंट है उसको चेक कीजिए। सभी चीज अगर ओके है तो आप उस आईसी का इनेबल सिग्नल चेक कीजिए कि सीपीयू से उसे इनेबल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अगर उसे इनेबल भी आ रहे हैं, जब आप रिंगटोन बजाते हैं घरघराहट की हल्का सा साउंड आता है, तो फिर आप उस आईसी को चेंज कीजिए, अगर आपने स्पीकर भी डाल के देख लिया है। ठीक है। चलिए सोनू कुमार। सर जी हेलो जी। सर, मैं जानकारी लेना चाह रहा था। जैसे कि आप बता रहे थे कि शॉर्ट किलर से सीपीयू और पावर आईसी की साइड की जो है शॉर्टिंग फाइंड होती है सर। तो सर वो डीसी मशीन से भी हो सकती है क्या सर, बोल्ट को कम करके? और डीसी मशीन से भी हो सकती है, बट डीसी मशीन में क्या होता है कि मशीन के अंदर में ओबीपी लगे रहते हैं, और ओबीपी को ऑफ करना पड़ता है। कुछ कुछ मशीन्स में दिए रहते हैं ओबीपी को ऑफ करने की। तो अगर आप ओबीपी को ऑफ करके करेंगे तो शॉर्टिंग फाउंड हो जाएगा। और कुछ मशीन में होते हैं कि वो काम नहीं करता है। जैसे ही आप देंगे वोल्टेज शॉर्ट करेंगे 1.0 वोल्ट पे, तो उसकी एम्पियर ना तगड़ी ना होने की वजह से वो शॉर्टिंग्स नहीं निकल पाते हैं। हाँ, लेकिन 3.7 वोल्ट वगैरह की शॉर्टिंग को वो रिमूव कर पाता है। तो है, डीसी पावर सप्लाई मशीन से भी होते हैं, बट कुछ कुछ जगह जो है वो शॉर्टिंग लंबी रहने की वजह से या हार्ड रहने की वजह से वो नहीं निकल पाते हैं। तो शॉर्ट किलर कुछ कुछ जगह जो है थोड़ा नेसेसरी पड़ जाता है। जी रौनक दिवाकर जी बताइए। सर मेरे पास Redmi 5A ही है जो आप मतलब यूज कर रहे हैं, मोबाइल पढ़ा रहे हैं। अच्छा। इसमें सर ईयर पीस की प्रॉब्लम है सर। मैंने चेंज करके देख लिया ईयर पीस, तो भी उसमें से आवाज नहीं आ रही सही से। ईयर पीस की आवाज नहीं आ रही, आपने चेंज करके देख लिया। माइक उसका काम कर रहा है नॉर्मल में? नॉर्मल में माइक काम कर रहा है, और आवाज स्पीकर भी ज्यादा ही काम है। कर रहे हैं? हाँ, स्पीकर से ही, लाउड स्पीकर से ही बात करना पड़ रही है उसमें। चलिए, हेडफोन का कोई लोगो वगैरह तो बना नहीं है फोन पे? कुछ भी नहीं आ रहा सर। कुछ भी नहीं हो रहा है। पीएमआईसी को सर उसकी जो है सबसे पहले ईयर पीस की आप जीआर वैल्यू चेक कीजिए कि वहां पे वैल्यू आनी चाहिए ईयर पीस की पॉइंट पे। जी दोनों अच्छा पॉइंट पे देखिए कि वैल्यू आते हैं या नहीं। और अगर जी वैल्यू भविष्य नहीं आते हैं तो उस लाइन में लगे कुछ दो रेजिस्टेंस है और दो रेजिस्टेंस मिलेंगे, उस रेजिस्टेंस को आप निकाल के जंपर भी कर सकते हैं। अच्छा सर। तो क्या जीरो जीरो उसके होंगे सर? जी, 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, 0 या 2 ओम्स की होंगी। उसे जी जंपर सर। कर दीजिए। अगर उसके बावजूद भी ना ठीक हो तो फिर आपको पीएमआईसी बदलने पड़ सकते हैं। अच्छा सर, PMIC। जी जी, थैंक यू सो मच सर। चलिए दोस्तों, तो 5:12 हो चुके हैं, तो माफी चाहेंगे सर आप लोगों से, थोड़ी सी सवाल जो है रह जाए तो नेक्स्ट डे हम लोग देख लेंगे। हमारी अगली क्लास का भी टाइम हो चुका है सर, और
ठीक है।